स्वागत है आपका निक्स निफ्टी में। आज हमारे खास गेस्ट आपको अपनी आवाज में यह शानदार ऑडियो बुक सुनाएंगे, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और सुनना शुरू करें। 1 मई 1776 दक्षिण पूर्वी जर्मनी के इंगोलस्टाट शहर से सटे घने जंगलों में आधी रात के सन्नाटे में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। इस काली ठंडी रात में हुई बातचीत और इस सीक्रेट मीटिंग में लिए जाने वाले फैसले आने वाले वक्त में यूरोप और पूरी दुनिया की तकदीर बदल देने वाले थे। कौन थे मीटिंग में मौजूद ये 5 लोग? क्या ये किसी सरकार के नुमाइंदे थे या ये कोई टेररिस्ट ग्रुप था? क्या ये क्रांतिकारी थे, चोरों गद्दारों का गुट, या फिर बुद्धिजीवियों की एक जागरूक टोली? हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसमें कोई राजा है तो कोई रंक, कोई ओप्रेसर है तो कोई विक्टिम, कोई बॉस है तो कोई नौकर। जब से इंसान ने होश संभाला है, सत्ता यानी अल्टीमेट पावर के लिए वो हमेशा से एक प्यादे की तरह इस्तेमाल होता चला आ रहा है। हजारों साल गुजर गए और इसी सत्ता के नशे के चलते न जाने कितने लोग और देश बलि चढ़ गए हैं। आज ही की रोजमर्रा की आम जिंदगी में हम में से कितने हैं जो अपनी आंखों को खोलकर यह सवाल उठाते हैं कि आखिर ये सत्ता, पावर, कंट्रोल और मैनिपुलेशन का गेम हमारे साथ आखिर खेल कौन रहा है? कोई तो है जो किसी बिग ब्रदर की तरह हम पर 24 घंटे नजर रखे हुए है। आखिर कौन सी है ये अदृश्य अनदेखी ताकत जिसके पास दुनिया को मैनिपुलेट करने की ताकत है? क्या वाकई जिंदगी के अहम फैसले लेने की आजादी आपको है, या फिर हम सब किसी की कठपुतलियां हैं? एक बात तो सच है, वर्तमान में चल रही रशिया यूक्रेन की जंग हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुए ज्यूज का हिटलर के हाथों किया गया बर्बर जेनोसाइड, हर एक डिसीजन के पीछे एक ही मकसद है, पब्लिक यानी कि आम नागरिकों का मैनिपुलेशन। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि आखिर जनता ही तो करता धरता है। इंडिया के बाहर ही क्यों, अपने देश के भीतर ही क्या आजादी से लेकर आज तक सत्ता, रिलीजन, जात पात और पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स के लिए जनता को तोड़ा मरोड़ा नहीं गया? सवाल सिंपल है कि हम जो देखते, सोचते, समझते और एवरीडे लाइफ गुजारते हैं, क्या ये हमारी अपनी नेचुरल सोच और तरीके हैं, या फिर कोई है जिसने हमें मैनिपुलेट कर दिया है? इंसान की फितरत है ताकत को पाना, उसे आजमाना और उसे बरकरार रखना। और आज इस मॉडर्न जमाने में जहां लोग पहले से काफी ज्यादा जागरूक हो गए हैं, उन पर भी कुछ ऐसी ताकतों का कंट्रोल है जो उनकी जिंदगी का रुख बदल डालने की या उन्हें मैनिपुलेट करने की ताकत रखती है। यह कहानी है एक ऐसी ही अदृश्य खुफिया ताकत की, एक ऐसी अनसीन इन्फ्लुएंस, एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी की जिसने न जाने कितने 100 सालों से, जी हां कई 100 सालों से इस दुनिया में ऐसे कई कारनामे, ऐसी हैरतअंगेज सिचुएशंस को अंजाम दिया है जिसे सुनकर आप ये सवाल उठाने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या असलियत में इस दुनिया में पावरफुल लोग या कोई ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें ग्लोबल स्केल पर मैनिपुलेट कर रहे हैं? क्या वाकई हमारे बीच कुछ इन्फ्लुएंशियल सीक्रेट सोसाइटीज एग्जिस्ट करती हैं? और करती भी हैं तो कहां और कैसे ये हमारी जिंदगी पर असर करती हैं? ऐसी ही एक ग्लोबल और सुपर इन्फ्लुएंशियल सीक्रेट सोसाइटी की इल्यूमिनाटी एक ऐसी सोसाइटी है जिसका एक बार मेंबर बन जाने के बाद किसी को भी जिंदगी भर इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातचीत, इसके काम, इसके कनेक्शंस, मंशा, इंटेंशन
और ऑपरेशंस का जिक्र करना सख्त मना है, और जो भी ये करने की हिम्मत करता है वो अपनी जान जोखिम में डालता है। इसका खुलासा करना अपनी जान को दांव पर लगाने के बराबर है। मुझे पता है कि ऐसा करने से अब मेरी भी मौत पक्की है, पर फिर भी मैं आप सभी को इस सोसाइटी के हर उस राज को बताऊंगा जिससे आप और बाकी की दुनिया भी बेखबर है। इल्यूमिनाटी के बारे में कई थियरीज और रूमर्स दुनिया भर में फैले हुए हैं। कहीं यह सुनने में आता है कि यह कोई बहुत बड़ा कल्ट ग्रुप है जो अजीबोगरीब प्रैक्टिसेस और तौर तरीकों से चलता है, तो कहीं यह भी सुनने में आता है कि यह दुनिया की एक बहुत ही खुफिया लेकिन पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है जो दुनिया की इकोनॉमी, डेवलपमेंट, यहां तक कि कई देशों के डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल डिसीजंस को असर करता है। इस गुट का कई हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस और स्कैंडल्स में भी हाथ माना जाता है। तो आखिर क्या बला है ये इल्यूमिनाटी, और क्या मैं और आप यानी कि आम इंसान इस खुफिया ग्रुप के मेंबर्स बन सकते हैं? आती जाती बातों, रिसर्च और अफवाहों के मुताबिक इस गुट का मेंबर बनना कोई बच्चों का खेल नहीं। इससे जुड़ने के लिए कुछ अहम शर्तों का पूरा होना जरूरी है, जैसे कि बाकी सभी मेंबर्स की अनुमति, कैंडिडेट का एक रईस खानदान से ताल्लुक होना और लोगों के बीच अच्छा खासा रुतबा होना। ग्रुप में एक रैंकिंग सिस्टम भी है जहां जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं वो सबसे पहले एक नोविस के तौर पर शुरू करते हैं, फिर एक लेवल ऊपर मिनर्वल रैंकिंग हासिल करते हैं और फिर इससे भी सीनियर इल्यूमिनेटेड मिनर्वल का ओहदा हासिल करते हैं। इस तरह वो ऐसे ही 13 और सीनियर रैंकिंग्स से गुजरते हैं, जिसके बाद आखिरकार वो इस खुफिया गुट का मेंबर बन सकते हैं। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि आखिर इतनी सीक्रेसी क्यों? क्या इस गुट के तरीके, रिचुअल्स, इंटेंशन हैरत अंगेज, डरावने या अजीबोगरीब हैं? रिचुअल्स यानी कि संस्कार, यह खुफिया गुट अपने ही कुछ तौर तरीकों से चलता है जो कि ज्यादातर अनसुने और अनकहे ही हैं। जैसे कि मेंबर्स कभी अपने असली नाम का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन क्यों? माना जाता है कि ग्रुप के अंदर रैंकिंग सिस्टम के हिसाब से रिचुअल्स भी बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेंबर्स को अपनी सारी किताबों की एक लिस्ट बनानी पड़ती है, साथ ही एक और लिस्ट जिसमें उन्हें अपनी सारी कमजोरियों को बयान करना पड़ता है और अपने दुश्मनों के नाम भी बताने पड़ते हैं। इसके बाद एक नोविस को अपनी निजी दिलचस्पियों को त्याग कर समाज की मदद करने की कसम खानी होती है। कुछ लोग मानते हैं कि इल्यूमिनाटी पूरी दुनिया को चला रही है। कहने का मतलब यह है कि आज कई देशों में हो रहे बदलावों के पीछे इसी खुफिया गुट का हाथ है। हालांकि कई मेंबर्स ने फ्री मेसन्स जैसे गुटों को भी ज्वाइन किया, लेकिन यह बात आम मानी जाती है कि इल्यूमिनाटी अपने दम और अपने मंसूबों में काफी सक्सेसफुल रही है। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि लोगों की जिंदगी के फैसले अब खुद लोग नहीं बल्कि द इल्यूमिनाटी जैसी खुफिया सोसाइटीज कर रही हैं? क्या हमारे डिसीजंस, कायदे कानून, लाइफस्टाइल एटसेट्रा, मतलब हमारे लाइफ की चाबी किसी और के हाथ में है? इसे समझने के लिए आपको मैं एक किस्सा बताने जा रहा हूं। इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में मार्गरेट नाम की एक औरत रहती थी, जो कि ज्यादातर एक ही कन्वीनियंस स्टोर से अपने घर का सामान यानी कि ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, मेडिसिन्स और बाकी चीजें खरीदा करती थी। एक दिन जब वो कन्वीनियंस स्टोर में दाखिल हुई
तो उन्होंने देखा कि सामने के सारे शेल्व्स बेबी प्रोडक्ट्स से भरे हुए हैं। उन्हें यह देखकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उन शेल्व्स पर अक्सर फल और सब्जियां ही डिस्प्ले होती थीं। उस दिन के बाद जब भी मार्गरेट स्टोर जाती तो उन्हें बेबी प्रोडक्ट्स और मैटरनिटी यूटिलिटीज पर डिस्काउंट्स के कूपन्स ऑफर किए जाते। मार्गरेट का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग था और उन्होंने एक प्रेगनेंसी किट खरीद ली, जिसके रिजल्ट देखकर वो बिल्कुल दंग रह गईं, लेकिन डर भी गईं। वहीं उसी सुबह उनके पति एरिक घर पर संडे के दिन आराम से टीवी देख रहे थे कि तभी अचानक उनकी डोरबेल बजी। जब वो दरवाजे पर गए तो उन्होंने देखा कि उसी कन्वीनियंस स्टोर की तरफ से उनके और उनकी पत्नी मार्गरेट के नाम हैप्पी प्रेगनेंसी के ग्रीटिंग कार्ड के साथ साथ कुछ 70% डिस्काउंट कूपन्स भी आए हैं। एरिक को लगा कि कोई उनके साथ भद्दा मजाक कर रहा है। जब मार्गरेट घर लौटी तो एरिक ने उन्हें डिस्काउंट कूपन्स और ग्रीटिंग कार्ड दिखाया, जिसे देखकर दोनों दंग रह गए। एरिक इस बात से ज्यादा सरप्राइज्ड हुए कि प्रेगनेंसी टेस्ट लिया था और वो प्रेग्नेंट है। मार्गरेट को खुद इस बात से ताज्जुब हुआ कि उनके और एरिक से पहले कन्वीनियंस स्टोर को उनकी ये पर्सनल बात आखिर पता कैसे चली। उन्होंने मैनेजमेंट से जाकर बात की तो परचेस रिकॉर्ड्स में ऐसी कोई शक की खास बात सामने नहीं आई, सिवाय उस प्रेगनेंसी किट के। इसके बाद भी मार्गरेट और एरिक दोनों ने ही इस बात को एक मार्केटिंग का तरीका समझकर भुला दिया। कुछ दिन बाद एरिक के ऑफिस में भी हैप्पी प्रेगनेंसी के पैकेजेस आने लग गए। अब बात स्टॉकिंग पर आ गई थी। कोई उनकी प्राइवेट लाइफ में दखल दे रहा था, पर कौन और क्यों? एरिक एक कॉर्पोरेट लॉ फर्म में सीनियर काउंसलर थे और वो ब्लैकमेलिंग के तरीकों से वाकिफ थे। रियल एस्टेट केस एक यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के खिलाफ लड़ रहे थे, जिस पर करप्शन और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के इल्जाम लगे हुए थे। जब उन्होंने थोड़ी बारीकी से केस की तफ्तीश की तो जो सच्चाई सामने आई उसे सुनकर उनके होश उड़ गए। एरिक को पता चला कि उस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के खानदान के कई पीढ़ियों के तार एक सीक्रेट सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, जिसका एक एलीट मेंबर उस कन्वीनियंस स्टोर के ब्रांड का मालिक था। बात साफ थी, या तो वो केस छोड़ दे या अपने बच्चे के होने की उम्मीद। ऐसे वाकयों के चलते इल्यूमिनाटी के होने और आम लोगों की जिंदगी में उस जैसी सीक्रेट सोसाइटीज का इंटरफेरेंस साफ हो गया। इस बात में कोई शक नहीं कि दुनिया में हायरार्की यानी कि जनता को वर्गों में बांटने में इन खुफिया गुटों का काफी हाथ रहा है, और ये हाथ खून से भी रंगे हुए हैं। इस बात में भी कोई शक नहीं कि दुनिया भर की सरकारें इन सीक्रेट सोसाइटीज के जरिए लोगों की आइडियोलॉजीज बदलकर उन पर आज राज कर रही हैं। आज भी जब मैं इतिहास के पन्नों को बदलता हूं तो खुद से पूछता हूं कि अगर इल्यूमिनाटी के फाउंडर प्रोफेसर एडम वाइसहॉफ्ट आज जिंदा होते तो क्या उनकी सोसाइटी का इस तरह रूल करना उन्हें अच्छा लगता? क्योंकि इल्यूमिनाटी की नींव रखने के पीछे उनके दूसरे रीजंस थे। इस बात का जवाब मुझे जरूर इन्हीं इतिहास के पन्नों में मिलेगा जब इल्यूमिनाटी का जन्म हुआ। आखिर कब बनाई गई ये इल्यूमिनाटी? क्यों जरूरत पड़ी इल्यूमिनाटी को बनाने की? कौन थे इसके फाउंडिंग फादर्स और क्या थी इस खुफिया गुट की मंशा? और कौन कौन शामिल था इस सीक्रेट सोसाइटी में? ये सब कुछ जानने के लिए सुनिए हमारा अगला एपिसोड।
साल 1776, जब द इल्यूमिनाटी का जन्म यूरोपियन देश जर्मनी के बवेरिया नाम के शहर में हुआ और यह अपने पहले दौर में 1785 तक कायम रहा। इसके मेंबर्स अपने आप को परफेक्टिबिलिस्ट्स कहते थे। यह ग्रुप मशहूर कानून के प्रोफेसर एडम वाइशॉप्ट के सिद्धांतों से प्रेरित हुआ, जो ज्ञान और ताकत का जोरों से प्रचार करते थे। वो धर्म के बजाय शिक्षा में अधिक विश्वास करते थे और इसे लोगों में बढ़ावा देना चाहते थे। उस समय जिस तरह यूरोप के कई देशों के लोगों को धर्म के नाम पर उकसाया और उनकी आजादी दबाई जा रही थी, वो इस जबरदस्ती से नाखुश थे। उस समय धर्म के नाम पर लोगों का शोषण और एजुकेशन और प्रोग्रेस पर धर्म के हावी होने के खिलाफ वो एक मुहिम छेड़ना चाहते थे, ताकि लोगों को एक नई प्रोग्रेसिव गाइडेंस मिल सके और वो तरक्की की ओर बढ़ सके, जिसे उन्होंने इल्यूमिनेशन का नाम दिया। इस खुफिया गुट की पहली बैठक 1 मई 1776 को इंगोलस्टाट शहर के बाहर हुई। इस सीक्रेट मीटिंग में 5 लोग मौजूद थे, जिन्होंने मिलकर इस ग्रुप के कायदे कानून बनाए। मकसद साफ और एक ही था, सरकारों को फैसले लेने पर मजबूर करना और मोनार्की यानी कि राजस्व और चर्च या धर्म का लोगों पर से काबू हटाना, यानी कि लोगों के हाथों में अपने फैसले खुद लेने के जज्बे और काबिलियतों को प्रमोट और इंस्पायर करना। उस जमाने के कई मशहूर थिंकर्स, फिलोसोफर्स, रिफॉर्मिस्ट्स, डॉक्टर्स, पॉलिटिशियंस, मीडिया के सेलिब्रिटी और बिजनेस की दुनिया के दिग्गजों पर इल्यूमिनाटी के मेंबर्स होने का शक साधा गया। लोगों को एक नई सोच, एक नई दिशा देने के लिए 1776 में प्रोफेसर एडम वाइशॉप्ट ने बवेरियन ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी की शुरुआत की। यह कहना गलत नहीं होगा कि एडम ही इस सीक्रेट सोसाइटी के फाउंडिंग फादर थे। उनका मानना था कि यूरोप में उस सदी में इस सोसाइटी की शुरुआत चर्च के इन्फ्लुएंस के लिए एक काउंटर मेजर की तरह की गई थी। चर्च ने धर्म के अनुसार ऐसे कई संस्कार, रूल्स और रेगुलेशंस लोगों पर लागू किए थे जो आम जनता के साइंटिफिक थॉट, उनके उद्धार और खुशहाली के लिए एक अड़चन बन गए थे। इसीलिए एडम ने यूरोप के और बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर इस सोसाइटी को शुरू किया था, जो लोगों की सोच और विचारों, पुराने ख्यालातों और संस्कारों को भुलाकर तरक्की की एक नई राह कायम कर सके। एडम ईसाई धर्म की जगह एक ऐसी नई सोच की शुरुआत करना चाहते थे जो लोगों के हित की बात करे। इल्यूमिनाटी को 3 कैटेगरीज में बांटा गया था और इसके रिप्रेजेंटेटिव्स बवेरिया राज्य के लगभग सभी शहरों में फैले हुए थे। इस मुहिम ने वक्त के चलते तेजी पकड़ी और एक कॉम्प्लिकेटेड इंटरनल स्ट्रक्चर के तहत इसमें लोग एक दूसरे से सीक्रेट कोड्स के जरिए बातचीत करने लगे। अपने पीक पर यह सीक्रेट सोसाइटी यूरोप के एक बहुत बड़े इलाके में ऑपरेट करने लगी, जो कि यूरोप के वेस्ट में इटली से डेनमार्क और ईस्ट में पोलैंड की राजधानी वॉर्सो से फ्रांस की राजधानी पेरिस तक फैली हुई थी। उस जमाने में इल्यूमिनाटी के कुछ नामी मेंबर्स में लिटरेचर के दिग्गज योहान गॉटफ्राइड वॉन हर्डर भी शामिल हैं। हालांकि किस हद तक वो इस सोसाइटी से जुड़े थे, यह कहना मुश्किल है। इनके साथ ही एस्ट्रोनॉमर योहान बोड, राइटर फ्रीडरिख निकोलाई, फिलोसोफर फ्रीडरिख जैकबी और मशहूर कवि फ्रीडरिख लियोपोल्ड और ग्राफ जू स्टॉलबर्ग भी इस सोसाइटी के मेंबर्स थे। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटेन के नामी फिलोसोफर फ्रांसिस बेकन का ताल्लुक भी इस सोसाइटी के साथ रहा। अगर ग्रुप के साइज की बात की जाए तो साल 1782 के आते आते इसमें कुछ 600 मेंबर्स जुड़ चुके थे,
जिनमें जर्मनी के कई मशहूर और रईस लोग मौजूद थे, जैसे बैरन एडोल्फ वॉन नीश, जो पहले फ्री मेसन्स के मेंबर भी थे, और उन्होंने इल्यूमिनाटी की आइडेंटिटी, मंसूबों और तौर तरीकों को डेवलप करने में काफी मदद की। अगले 2 साल यानी 1784 तक इस गुट की मेंबरशिप 600 से बढ़कर 3000 हो गई। इसके अलावा यहां तक कहा जाता है कि महान जर्मन लेखक योहान वुल्फगैंग वॉन गॉथा ने भी इल्यूमिनाटी को ज्वाइन किया। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है। इस बात से हैरानी होती है कि इस खुफिया गुट के टूट जाने की खबर के साथ ही इसके पर्दे के पीछे चलते रहने की खबरें चलने लगीं। लोग इस बात को आज भी मानते हैं कि इस दुनिया के कई देशों को चलाने वाला ग्रुप और लोगों की सोच को बदलने वाला ग्रुप और कोई नहीं बल्कि इल्यूमिनाटी ही है। 1963 में प्रिंसिपिया डिस्कॉर्डिया नाम का एक आर्टिकल छपा, जिसने एक ऑल्टरनेट बिलीफ सिस्टम का प्रचार किया, जिसका नाम था डिस्कॉर्डियनिज्म। इस आर्टिकल में अफवाहों के जरिए क्रांति लाने और सिविल डिसओबीडियंस की मांगे की गईं। ऐसी सोच रखने वाले कुछ लोगों ने तो बाद में इल्यूमिनाटी को कई हाई प्रोफाइल स्कैंडल्स के लिए जिम्मेदार भी ठहराया, जिसमें तब के अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या का भी आरोप था। वक्त के चलते इल्यूमिनाटी कई अफवाहों से जोड़ा जाने लगा, जिसमें सेटनिज्म, विचक्राफ्ट और साइंस के द्वारा मैजिक का इस्तेमाल और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने की कोशिशें शामिल हैं। सोचने वाली बात है कि यह सब साल 1776 के पहले इल्यूमिनाटी के कायदों से कतई मेल नहीं खाती थीं। 18वीं सदी में इल्यूमिनाटी के टूट जाने की खबरें जैसे ही फैलना शुरू हुईं, साल 1797 में फ्रांसीसी पादरी एबी ऑगस्टीन बोरेल ने यह सनसनीखेज दावा कर दिया कि इल्यूमिनाटी और उस जैसी और सोसाइटीज ही फ्रांस में क्रांति लाने और तख्ता पलटने के लिए जिम्मेदार थीं। यही नहीं, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपने एक लेटर में भी इल्यूमिनाटी के खतरे के बारे में लिखा, जिसने इस सीक्रेट सोसाइटी के वजूद को तूल दिया। साल दर साल किताबों और अखबारों में इस गुट की निंदा की गई और अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन के इल्यूमिनाटी के मेंबर होने की भी अफवाहें फैलने लगी। हाल ही के दौर में इल्यूमिनाटी को एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जमाने की कोशिशों के लिए ब्लेम किया जाता है, जिसमें दुनिया के कई मशहूर और रईस सेलिब्रिटीज जैसे कि म्यूजिक सुपरस्टार कपल बियोंसे और उनके पति जे-जी, जिन्हें इस खुफिया ग्रुप का मेंबर माना जाता है। लेकिन इस पावरफुल सीक्रेट सोसाइटी के तौर तरीके, खासकर इसकी खुफिया आइडेंटिटी को लेकर कई बातें भी की गई हैं। ये एक दिलचस्प बात है कि 1785 के बाद हमें बवेरियन इल्यूमिनाटी के निशान कम ही मिलते हैं, क्योंकि इसके बाद ये सीक्रेट सोसाइटी पर्दे के पीछे से मंसूबों को पूरा करने के लिए काम करती रही है। माना जाता है कि प्रोफेसर एडम वाइशॉप्ट के घर पर ही खुफिया बैठकें हुआ करती थीं। हालांकि ये सोसाइटी बनी तो थी खुफिया तरीके से, लेकिन कुछ ही दिनों में इसके बारे में स्थानीय सरकार को पता चल गया और उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी। एडम का यह सपना ज्यादा दिन तक साकार नहीं रह पाया, क्योंकि सन 1798 में कार्ल थियोडोर, जो कि बवेरिया राज्य के ड्यूक थे, उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज को गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें चलाने और उनके मेंबर्स बनने पर मौत की सजा का कानून तक लागू कर दिया। साथ ही प्रोफेसर को दूसरे शहर भी भेज दिया गया था ताकि वो फिर से संगठन को बनाने की कोशिश ना करें। लेकिन माना जाता है कि इसके बावजूद यह सोसाइटी कभी बंद नहीं हुई और आज भी चल रही है। प्रोफेसर वाइशॉप्ट की लिखी एक किताब आज भी इंगोलस्टाट शहर के म्यूजियम में रखी हुई है।
जिसमें उन्होंने अपने काम के बारे में बताया है कि आखिर खुफिया संगठन इल्यूमिनाटी की शुरुआत के पीछे उनका मकसद क्या था। अब सवाल यह उठता है कि आग के बिना धुआं कैसे? मतलब इतने 100 सालों के बाद भी इल्यूमिनाटी का वजूद बरकरार कैसे है? क्या यह वाकई है या सिर्फ कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी है? इल्यूमिनाटी को महज अफवाह करार देना, नकार देना पूरी तरह से सही नहीं होगा। इतिहास के पन्नों को अगर हम खोलकर देखें तो 12वीं और 13वीं शताब्दियों में नाइट्स टेम्पलर जैसे सीक्रेट मिलिट्री ग्रुप द्वारा वेटिकन चर्च के खिलाफ की जाने वाली मुहिम के सबूत हमें आज परखने के लिए आम मिल जाते हैं। खास करके यूरोप में कई हजार साल से चर्च और साइंस के बीच चल रही जद्दोजहद ने ऐसे कई खुफिया गुटों को जन्म दिया, पर वो सब आए और चले गए। तो क्या इल्यूमिनाटी को कट्टरवादी विचारधारा के खिलाफ खड़े किए गए एक क्रांतिकारी गुट की तरह समझा जा सकता है? क्या यह सिर्फ एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास पैसे, कनेक्शंस और असले की कमी नहीं? आज इंटरनेट के आ जाने के बाद ऐसे कई सवाल हैं जो इल्यूमिनाटी को शक के दायरे में लाकर खड़ा कर देते हैं। जैसे क्या यह सोसाइटी वाकई लोगों यानी कि आम जनता की भलाई, एक फ्रेश और प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस लाने की ओर काम कर रही है, या जिस तरह जनता को धर्म के नाम पर गुमराह किया जाता है उसी तरह का मैनिपुलेशन इल्यूमिनाटी भी कर रही है? अगर यह सोसाइटी लोगों की भलाई के लिए खुफिया तौर पर काम कर रही है तो इसके हाथ खून से क्यों रंगे हुए हैं? क्यों इस पर हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस और व्हाइट कॉलर क्राइम के इल्जाम लगते आए हैं? लेकिन इन सब में से सबसे बड़ा सवाल है कि साल 1776 में अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिली थी। यह वही साल है जब इल्यूमिनाटी का जन्म हुआ। तो क्या इल्यूमिनाटी के पैर हमेशा से पॉलिटिक्स में धंसे हुए थे? यह सवाल पॉलिटिक्स और इल्यूमिनाटी के रिश्ते का प्रचार बखूबी ढंग से करते हैं। तो कैसे इन्फ्लुएंस करती है इल्यूमिनाटी दुनिया के पॉलिटिकल बैलेंस को? ऐसे कौन से सबूत हैं जो इस खुफिया गुट को एक्सपोज करते हैं? दुनिया के पॉलिटिक्स में इल्यूमिनाटी किस तरह इन्वॉल्व्ड है? क्या पॉलिटिक्स पूरी इल्यूमिनाटी पर डिपेंडेंट है? इन सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। इल्यूमिनाटी और पॉलिटिकल स्कैंडल्स का जैसे चोली दामन का साथ रहा है। 200 साल पहले 1798 में इल्यूमिनाटी के अमेरिका में अपना जाल फैलाने की खबरें प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन तक पहुंची, जिन्होंने इस बात का दावा किया कि अमेरिका इस सीक्रेट सोसाइटी के खतरे से बाहर है। तभी से खुफिया गठबंधनों, पार्टनरशिप्स और इलेक्शंस के रिजल्ट्स तय करने में इल्यूमिनाटी का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट देखा जाने लगा। इंटरनेट के जमाने के साथ इल्यूमिनाटी को लेकर खुलेआम फोरम्स पर डिस्कशंस होने लगी, जहां उनका कई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसीजंस, यहां तक कि पॉलिटिकल मर्डर्स में भी हाथ होने के खुलासे होने लगे। इनमें यहां तक कहा गया कि अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या के पीछे भी यही शातिर और खुफिया सीक्रेट सोसाइटी थी। वेस्ट में जिस तरह इल्यूमिनाटी ने दुनिया की इमेजिनेशन को कैप्चर किया, आज तक उसकी तुलना कोई नहीं कर पाया। इल्यूमिनाटी की सच्चाई सिर्फ एक अफवाह नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया भर में हुए कई पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस में इस सीक्रेट सोसाइटी के इन्वॉल्वमेंट के सबूत मिले हैं। इतना ही नहीं, यह कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डॉलर के करेंसी नोट पर भी इस सीक्रेट ग्रुप के लोगों का होना महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। द इल्यूमिनाटी अपने आप में एक स्कैंडलस मिस्ट्री है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है
कि कोई तो है जो कि ताकतवर है और पूरी दुनिया पर नजर रखे हुए है और उसके किए हुए फैसले आए दिन दुनिया की तकदीर बदलते रहते हैं, फिर चाहे वो जंग की सूरत में हो या इकोनॉमी या फिर डिप्लोमेसी के तौर पर। इस बात से कोई अनजान नहीं है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने दुनिया के ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ तक तमाम लोगों को एक दूसरे की जान का दुश्मन बन जाने पर आमादा कर दिया। ऐसा मानना है कि यह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दरअसल यूरोप की सीक्रेट सोसाइटीज के ताकतवर मेंबर्स की ही चाल थी, जिससे नाज़ी जर्मनी पूरी दुनिया पर राज कर सके। गौर करने की बात यह है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी भुखमरी की कगार पर आ गया था, क्योंकि उस पर कई इंटरनेशनल सैंक्शंस लगा दिए गए थे। इसके कुछ चंद सालों में ही जर्मनी का अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत रशिया तक को चैलेंज करना इस बात का सबूत है कि हिटलर अपने खूनी मंसूबों में अकेला नहीं था। ताकत के नशे में चूर वो एक ऐसा लीडर था जिसके सिर पर उसके असली आकाओं का हाथ था। क्या ये आका कोई सीक्रेट सोसाइटी हो सकती है? क्या इसके पीछे भी इल्यूमिनाटी का ही हाथ था? अगर इतिहास में जाकर देखें तो बवेरियन ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी की शुरुआत जर्मनी के ही बवेरिया राज्य में बसे इंगोलस्टाड शहर में हुई थी। 18वीं सदी के आते आते कई कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स जैसे कि स्कॉटलैंड के फिजिसिस्ट जॉन रॉबिसन और फ्रांस के पादरी ऑगस्टीन बेरुएल ने इल्यूमिनाटी पर शक का इजहार करते हुए ये कहा कि यही सीक्रेट सोसाइटी फ्रांस में हुए तख्ता पलट और उसके बाद हुए खून खराबे और दंगों के पीछे थी। इल्यूमिनाटी और उसके मेंबर्स पर टेररिस्ट्स होने तक का इल्जाम लगाया गया, जो कि लोगों में उग्रवादी सोच फैला रहे हैं ताकि एक अधर्मी समाज कायम हो सके। 19th सेंचुरी में इल्यूमिनाटी द्वारा की जाने वाली कॉन्स्पिरेसीज के डर ने यूरोप के अमीर तबकों के लोगों के बीच काफी बेचैनी पैदा कर दी थी और उन्हीं ताकतवर और नामी लोगों के रिएक्शंस ने ही 1848 में क्रांति को अंजाम दिया। 20वीं सदी में फासिस्ट प्रोपेगेंडा के चलते एक बार फिर इल्यूमिनाटी के इन्वॉल्वमेंट की खबरें आने लगीं। ब्रिटेन के हिस्टोरियन नेस्टा हेलेन वेबस्टर और अमेरिकन सोशलाइट एडिथ स्टार मिलर ने इल्यूमिनाटी के कारनामों के बारे में न ही अफवाहें फैलाईं, बल्कि उन्होंने दावा भी किया कि ये एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है जो कि यूरोप के ज्यूज का सपोर्ट करती है, वही ज्यूज जो कि दुनिया की इकोनॉमी के साथ साथ सोवियत रशिया को भी चलाते थे ताकि वो दुनिया को दो गुटों में बांटकर राज कर सकें। अमेरिका के ही जेरल्ड बर्टन विनरोड के साथ ही दूसरे और थियरिस्ट्स का मानना था कि 1910 के दशक के क्रिश्चियन मूवमेंट के दौरान, जिसमें राइट विंग के नुमाइंदों के साथ साथ जॉन बर्च सोसाइटी के लोग भी शामिल थे, कई लोगों ने इल्यूमिनाटी पर यह इल्जाम लगाया कि हाई सोसाइटी के थिंक टैंक्स दरअसल इल्यूमिनाटी की सोच को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके जरिए एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम किया जा सके, जिसका मतलब पूरी दुनिया पर एक ही सरकार का राज होगा। इसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तार बाद में नाज़ी जर्मनी के हिटलर और उसके एक्सपेंशनिस्ट मंसूबों के साथ जोड़े गए। इसके अलावा अमेरिका और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के पन्नों में ऐसे और भी दिल दहला देने वाले राज हैं जिन पर से आज तक भी पर्दा नहीं उठ पाया है। नवंबर 22, 1963 की सुबह जब केनेडी का प्रेसिडेंशियल कॉन्वॉय डैलस शहर पार्कलैंड हेल्थ से गुजर रहा था, तो उस वक्त एक लॉन्ग रेंज राइफल से फायर की गई गोली ने प्रेसिडेंट की जान ले ली। यह दुनिया के सबसे सनसनीखेज वाकयों में से एक था, जिसे दुनिया के हर अखबार, रेडियो स्टेशन और न्यूज स्टूडियो ने रिपोर्ट किया था। जहां एक कातिल ली हार्वी ऑसवाल्ड के पकड़े जाने का सबूत साफ सामने आया है, वहीं ऑल्टरनेट थियरिस्ट्स ये भी कहते हैं और दावा करते हैं
कि उस दिन उस प्लान में एक नहीं बल्कि कई और लोग भी शामिल थे। जैसा कि कई फोटोज और वीडियोस में देखी गई एक मिस्टीरियस औरत जिसे द बबूश्का लेडी के नाम से आज जाना जाता है, उस दिन उस वक्त प्रेसिडेंशियल कॉन्वॉय के इतने नजदीक ये औरत हाथ में कैमरा लिए हुए गुजरते हुए प्रेसिडेंट की फोटो लेते देखी जा सकती है। वहीं सड़क की दूसरी ओर एक पेड़ के पीछे एक और इंसान छिपकर खड़ा देखा जा सकता है। तब से लेकर आज तक इन दोनों पर शक किया जाता है कि ये किसी सीक्रेट सोसाइटी के ही मेंबर्स थे। मजेदार बात यह है कि उस दिन के बाद इन दोनों का कोई अता पता नहीं मिला। क्या ये कोई इन्फ्लुएंशियल, पावरफुल और अमीर लोग थे जिन्हें प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय के इतना नजदीक खड़ा होने की इजाजत दे दी गई? अगर हां तो इजाजत किसने दी और क्यों दी? ऐसा माना जाता है कि अमेरिका की ट्रेजरी पर इल्यूमिनाटी का कंट्रोल था और केनेडी के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करने के कारण इल्यूमिनाटी की ताकत कमजोर पड़ रही थी और इसीलिए उनकी हत्या करवा दी गई। कई लोग ये भी मानते हैं कि सोवियत रशिया के साथ उनका तनाव और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के चलते एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने के लिए उनका पॉलिटिकल मर्डर करवाया गया। इसके अलावा अगर हम एडोल्फ हिटलर के बारे में ही और डिटेल्स हासिल करें तो ज्यादातर लोग हिटलर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लाखों यहूदियों के कत्ल का जिम्मेदार मानते हैं, जो कि सच भी है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि हिटलर की भी कामयाबी के पीछे यूरोप की सीक्रेट सोसाइटीज का हाथ था। इस बात में कोई शक नहीं कि जातिवाद हिटलर के लिए एक अहम मुद्दा था, जिसे इस्तेमाल करके उसने जर्मनी के लोगों को मैनिपुलेट किया। क्या यह मैनिपुलेशन किसी सीक्रेट सोसाइटी ने ही किया था? यह एक जायज सवाल है, क्योंकि हिटलर आखिरकार एक इंसान ही तो था जो बिना किसी सपोर्ट, कनेक्शंस और इन्फ्लुएंस के ये सब अचीव नहीं कर सकता था। एक तरफ से देखा जाए तो नाज़ी पार्टी की विचारधारा के पीछे तख्ता पलट ही था, जो उसके तौर तरीकों में एक ग्लोबली इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल और सोशल ग्रुप की तरफ इशारा करता है। हमारे भारत में ही अंग्रेजों से लड़ने के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, गदर पार्टी और कई ऐसे खुफिया गुटों के होने की सच्चाई है, जिन्होंने लोगों की पुरानी सोच को बदलने और तख्ता पलट करने के लिए जी तोड़ कोशिशें की हैं, मगर यह कभी सीक्रेट नहीं बना रहा। इल्यूमिनाटी का वर्चस्व सिर्फ पहले के वक्त में ही बना हुआ नहीं था, बल्कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के पिछले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके हाथों का सिग्नेचर मूवमेंट थियरिस्ट्स के लिए उन्हें इल्यूमिनाटी का मेंबर घोषित करने के लिए काफी था। कुछ का तो यह भी मानना है कि अमेरिका का हर एक प्रेसिडेंट अपना पद संभालने पर इल्यूमिनाटी का मेंबर बन जाता है। वहीं कई लोग ये भी मानते हैं कि ट्रंप एक बहुत ही पावरफुल माइंड कंट्रोलर हैं। खैर, कॉन्स्पिरेसी थियरीज हो या सच्चाई, इस बात में कोई शक नहीं कि इल्यूमिनाटी जैसी सीक्रेट सोसाइटी बहुत पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों से बनी है, जिनमें चेंज मेकर्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और मीडिया पर्सनैलिटीज के शामिल होने का दावा लोग करते हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि इल्यूमिनाटी ने सिर्फ पॉलिटिक्स पर ही अपना कंट्रोल नहीं बनाए रखा, बल्कि मीडिया वर्ल्ड भी उसके इस कंट्रोल से अछूता नहीं रहा। तो क्या इल्यूमिनाटी अमीरों का एक एलीट सीक्रेट क्लब है? क्यों जाता है शक दुनिया के नामी सेलिब्रिटीज का इस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स होने पर? क्या इल्यूमिनाटी सच में सोल के बदले शोहरत देती है? क्या बेयोंसे, मैडोना, किम कार्दाशियन जैसी बड़ी सेलिब्रिटी के फेमस होने में इल्यूमिनाटी का ही हाथ है? ये सब कुछ जानने के लिए सुनिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड। वक्त तेजी से बदलता है और इल्यूमिनाटी ने भी इसका भरपूर फायदा उठाकर पॉलिटिक्स से लेकर बिजनेस
यहां तक कि मीडिया में भी अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी। हिप हॉप सीन में भी इल्यूमिनाटी के सिंबोलिज्म को खुलेआम देखा जाने लगा। लोग पूछने लगे कि कहीं लेजेंडरी रैपर टूपैक का खून भी इसलिए तो नहीं किया गया क्योंकि उसकी आने वाली एल्बम का टाइटल इल्यूमिनाटी था। इस तरह की बातों ने थियरिस्ट्स के बीच साल 2000 के बाद और तूल पकड़ा, जब अचानक ब्लैक म्यूजिक आर्टिस्ट्स दुनिया भर में नाम, शोहरत और पैसा कमाने लगे। कईयों को लगा कि ये सब व्हाइट सुप्रेमेसिस्ट सोसाइटी इल्यूमिनाटी के हाथों बिक गए हैं। इसके साथ ही जे-ज़ी, बियोंसे, लेडी गागा और साथ ही और स्टार्स ने जब इल्यूमिनाटी के सिंबल्स को अपनाना और दर्शाना शुरू किया तो ये अफवाहें सच में बदल गईं। म्यूजिक की दुनिया की सबसे बड़ी फीमेल ग्लोबल सुपरस्टार मानी जाने वाली बियोंसे ने एक बार कहा, "Y'all haters corny with that Illuminati mess." ये शब्द बियोंसे ने अपने एक गाने की स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान कहे, जिसके बाद इंटरनेट पर इल्यूमिनाटी के खौफ ने तूल पकड़ लिया। बियोंसे का इल्यूमिनाटी का महज जिक्र लोगों में शक पैदा करने के लिए काफी था कि वो अपने इल्यूमिनाटी का मेंबर होने के राज को झुटलाने की कोशिश कर रही हैं। लोगों ने बियोंसे पर कई सवाल उठाए, जैसे क्या बियोंसे सिर्फ एक मजाक कर रही थी? क्या ये सीक्रेट सोसाइटीज में विश्वास करने वाले दुनिया भर के लोगों के लिए एक मैसेज था? या फिर क्या बियोंसे ने म्यूजिक के जरिए ये स्वीकार किया कि वो खुद भी किसी सीक्रेट सोसाइटी की मेंबर हैं? इतना ही नहीं, बियोंसे के पति और रैप म्यूजिक लेजेंड जे-ज़ी का अपनी परफॉर्मेंसेस में कई बार हाथों से रॉक नेशन का सिंबल हाथों के इशारों से दर्शाना, उसे बनाकर पोज करना, फैंस और इंटरनेट पर मौजूद थियरिस्ट्स को इस बिलियनेयर सुपरस्टार कपल का किसी सीक्रेट सोसाइटी के साथ जोड़ने पर मजबूर कर देता है। हालांकि बियोंसे ने खुद ये जाहिर किया कि उनके और जे-ज़ी के ऐसे कोई खुफिया ताल्लुकात नहीं हैं, मगर थियरिस्ट्स हमेशा उन जैसे और उनके अलावा भी कई सेलिब्रिटीज पर एक कड़ी नजर रखते हैं। इसलिए उनके पास ऐसे कई सबूत मौजूद होते हैं जिनसे वो ये प्रूव कर सकते हैं कि हाँ, मीडिया इंडस्ट्री में कई सेलेब्स इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं। जैसे जे-ज़ी ने इल्यूमिनाटी की ओर इशारा करते हुए 2010 में रिक रॉस के साथ एक ट्रैक रिलीज किया। उसका नाम था फ्रीमेसन, जो कि काफी दिलचस्प बात थी। उसमें ये बोल शामिल थे, "I said I was amazing. Not that I'm a mason and I'm red hot. I'm on my third six, but a devil I'm not." लेकिन जे-ज़ी की इन रूमर्स को नकारने की कोशिश ने इस बात को और तूल देने का ही काम किया कि उनके इल्यूमिनाटी के साथ गहरे ताल्लुक हैं। मडोना को कौन नहीं जानता? 50 साल से ग्लोबल म्यूजिकल सुपरस्टार रही मडोना का भी नाम इल्यूमिनाटी के साथ शायद इसलिए भी जोड़ा जाता है क्योंकि 2014 में उन्होंने अपनी एल्बम रिबेल हार्ट में एक ट्रैक इल्यूमिनाटी के नाम से भी गाया। इट्स लाइक एवरीवन इन दिस पार्टी इज शाइनिंग लाइक द इल्यूमिनाटी। इन शब्दों के साथ मडोना का इस सीक्रेट सोसाइटी का जिक्र क्या सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखी जानी चाहिए, या क्या मडोना भी इल्यूमिनाटी की मेंबर है? मडोना के लिए ऐसे सवालों ने लोगों के दिल में घर कर लिया, मगर जवाब किसी को नहीं मिला। पर कहते हैं ना कि कभी कभी सच सामने होता है जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन जाहिर नहीं कर सकते। मडोना और इल्यूमिनाटी के बीच की कॉन्स्पिरेसी भी ऐसे ही सच से ढकी हुई थी। कुछ साल पहले अमेरिकन म्यूजिकल सुपरस्टार टेलर स्विफ्ट जब अपना अवार्ड लेने स्टेज पर चढ़ी, कान्ये वेस्ट जो कि खुद भी एक मशहूर पॉप स्टार हैं, वो अचानक स्टेज पर पहुंच गए। उन्होंने बड़ी स्विफ्टली स्विफ्ट के हाथ से माइक्रोफोन छीन लिया और ये ऐलान कर दिया कि इस अवार्ड की असली हकदार दरअसल बियोंसे हैं।
देखने, सुनने और समझने वाले फैंस को तो कान्ये की इस बचकानी हरकत पर काफी गुस्सा आया, जो उन्होंने इंटरनेट मीम्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए जाहिर भी किया। लेकिन थियरिस्ट्स का यह मानना था कि क्योंकि बियोंसे और उनके पति रैप सेंसेशन जे-ज़ी दोनों ही इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हैं, इसलिए यह इस खुफिया ऑर्गेनाइजेशन का तरीका था टेलर स्विफ्ट को एक मैसेज पहुंचाने का। अब तक हम कुछ एंटरटेनमेंट सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस के इल्यूमिनाटी के साथ कनेक्शंस को परख रहे थे, लेकिन इनके अलावा खेल कूद के स्टार्स को भी इल्यूमिनाटी के साथ जोड़ा गया है। बास्केटबॉल के सुपरस्टार लेब्रॉन जेम्स भी इस लिस्ट में शामिल हैं। नंबर 6 की जर्सी अगर थियरिस्ट्स के लिए बड़ा हिंट नहीं है, तो उनकी जे-ज़ी के साथ गहरी दोस्ती और उनके ट्रायंगल वाली मशहूर टी-शर्ट्स इस बात की गवाह हैं कि उन्हें लेकर अफवाहें सिर्फ अफवाहें ही नहीं हो सकती। वहीं दूसरी ओर थियरिस्ट्स की अफवाहों और क्लेम्स को चैलेंज करती किम कार्दाशियां जैसी सेलिब्रिटीज भी हैं, जो मीडिया को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में माहिर हैं। उन्हें लेकर यहां तक अफवाहें हैं कि वो जादू टोना करती हैं और उनके पति कान्ये वेस्ट इसमें उनका साथ देते हैं। मामला कुछ भी हो, लेकिन इन सब न्यूज के चलते किम के करियर ने भी ऊंचाइयां पकड़ ही ली थी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। इसी का फायदा उठाते हुए किम और कुछ और सेलिब्रिटीज ने इल्यूमिनाटी को अपनी पॉपुलैरिटी के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन वो सच में इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए हैं या नहीं, ये बात आज भी लोगों के बीच क्लियर नहीं हो पाई है। खैर, किम कार्दाशियां और बियोंसे के अलावा सेलेब्स की लिस्ट में एक ऐसा नाम भी आज तक जुड़कर आता है जिसके पीछे की कंट्रोवर्सी भी बहुत अलग है। यह नाम है माइकल जैक्सन का। माइकल जैक्सन को भी इल्यूमिनाटी ने अपने शिकंजे में कसने की कोशिश की और आज उनकी डेथ का रीजन भी बहुत से लोग इल्यूमिनाटी को ही ठहराते हैं। क्या इल्यूमिनाटी ने ली थी माइकल जैक्सन की जान? क्यों माइकल जैक्सन की डेथ आज भी एक मिस्ट्री है? क्यों इल्यूमिनाटी को किंग ऑफ पॉप की डेथ का जिम्मेदार बताया जाता है? क्या सच में माइकल जैक्सन को इल्यूमिनाटी का कोई सीक्रेट पता था? और क्या वो भी इल्यूमिनाटी के मेंबर थे? इन सभी सवालों पर से उठेगा पर्दा हमारे अगले एपिसोड में। कई सेलिब्रिटीज आए और गए, लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिससे बड़ा शायद ही कोई दूसरा नाम ग्लोबल मीडिया और एंटरटेनमेंट में हो, और वो नाम है किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन का, जिन्हें इल्यूमिनाटी का मेंबर बताया गया है। 50 साल तक म्यूजिक की दुनिया पर राज करने वाले माइकल जैक्सन ने अपने सुपर सक्सेसफुल करियर में दुनिया भर में टूर्स किए और दुनिया के वो सबसे पहले म्यूजिकल बिलियनेयर भी बने। करोड़ों का उन्होंने दिल जीता और सबके फेवरेट म्यूजिकल सुपरस्टार बने। एक वक्त ऐसा था जब दुनिया के लगभग हर एक घर में जैक्सन का कम से कम एक पोस्टर तो दीवार पर होता ही था। तो जहां शायद ही ऐसा कोई हो जिसने उनका नाम न सुना हो, वहीं उन्हें लेकर कई कॉन्स्पिरेसी थियरीज चली जो आज भी कायम हैं। कुछ मानते हैं कि वो अपनी शोहरत और कामयाबी के कारण इल्यूमिनाटी के मेंबर थे, तो कई औरों का मानना है कि वो इस सीक्रेट सोसाइटी के कई खुफिया राज जानते थे, जिसके कारण उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। इस बात की पुष्टि उन्हीं के कुछ गानों में देखने को मिलती है, जिनके लिरिक्स इनडायरेक्टली इल्यूमिनाटी जैसी सीक्रेट सोसाइटी के काम करने के अंदाज को ही अपोज करते हैं। जैसे उनका एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है दे डोंट केयर अबाउट अस। अगर आप इन लिरिक्स को ध्यान से पढ़ें तो उन्होंने लिखा है ऑल आई वॉन्ट टू से इज दैट दे डोंट रियली केयर अबाउट अस, डोंट वरी व्हाट पीपल से, वी नो द ट्रूथ।
All I want to say is that they don't really care about us. Enough is enough of this garbage. All I want to say is that they don't really care about us. ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये बोल आपने सुने ही ना हो। ये बोल सिर्फ बोल नहीं, बल्कि आज इमोशन बन चुके हैं, एक जज्बा बन चुके हैं। अमीर गरीब के बीच की दूरी, जुर्म और साजिश और बर्बर सरकारों और ताकतवर एजेंसीज और सीक्रेट ग्रुप्स का लोगों की फ्रीडम को दबाने की कोशिशों के खिलाफ। जब किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन ने इस गाने को रिलीज किया तो दुनिया भर में सुपरहिट होने के साथ ही यह काफी कंट्रोवर्शियल भी हो गया। इस गाने में माइकल सिस्टम के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने की बात कर रहे हैं। मुहिम अपने अधिकारों को प्राप्त करने की, पूरी तरह से किसी भी सरकार के कंट्रोल से आजादी पाने की और अपनी टर्म्स पर जिंदगी को जीने की। लेकिन ऐसा गाना उन्हें लिखने और रिलीज करने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? यह बात जाहिर है कि जैक्सन की मौत प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के ओवरडोज के कारण हुई, लेकिन उनके परिवार का मानना है कि उनका कत्ल हुआ था। जैक्सन की इकलौती बेटी पैरिस ने कहा कि किंग ऑफ पॉप की हार्ट अटैक से हुई मौत दरअसल एक सोची समझी साजिश थी। अगर यह सच है तो इसमें कितनी सच्चाई है, और कोई माइकल जैक्सन का खून क्यों करेगा? थियरिस्ट्स के बीच ये आम बात है कि उनका इल्यूमिनाटी के बारे में बहुत सारे राज जानना उनकी जान के लिए खतरा बन चुका था। लोगों के बीच ये बात भी मशहूर है कि इल्यूमिनाटी का मेंबर बनने के लिए अपने पर्सनल एसेट्स, जज्बात और यहां तक कि अपने चहेतों को छोड़ना पड़ता है। इसके अलावा माइकल जैक्सन की कब्र पर कई फैंस और फॉलोअर्स ने कई तरह की आखिरी ट्रिब्यूट्स पेश की, जिनमें ट्रायंगल्स, स्टार ऑफ डेविड, जो कि इल्यूमिनाटी का साइन माना जाता है। उनमें से एक फैन के मुताबिक जैक्सन इस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे और वो इसे छोड़ देना चाहते थे और इसीलिए उनका कत्ल कर दिया गया। इस फैन ने यह भी बताया कि जैक्सन की मौत पर उनके बंगले नेवरलैंड रैंच में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो इस बात को तूल देते हैं कि जैक्सन एक दूसरी डुअल सीक्रेटिव जिंदगी भी जीते थे। फॉर एग्जाम्पल, उनकी मौत की सुबह उनके घर पर कई अनमार्क्ड काली गाड़ियों को आते जाते देखा गया और जो लोग इनसे उतरे उन्होंने कोई खास यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई थी और इन सभी लोगों के हाथों में कई कागज और दस्तावेज थे। इसके बाद फैन ने बताया कि पुलिस के आने पर उन्होंने ये बताया कि ये इल्यूमिनाटी की टीम थी जो नेवरलैंड रैंच से वो सभी दस्तावेज जमा करके ले जा रही थी जो जैक्सन को उससे जोड़ सके। इल्यूमिनाटी के ऐसे कौन से राज जैक्सन को पता थे? वो अपनी जिंदगी इतनी प्राइवेटली क्यों जीते थे? नेवरलैंड रैंच अपने आप में ही काफी स्कैंडलस रहा है और जैक्सन के निजी लाइफस्टाइल को भी काफी शक की नजरों से परखा गया है। क्या नेवरलैंड रैंच एरिया 51 की तरह कोई टॉप सीक्रेट लोकेशन थी? क्या इल्यूमिनाटी की खुफिया मीटिंग्स यहां होती थीं? ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी जिसकी वजह से जैक्सन इल्यूमिनाटी से पीछा छुड़वाना चाहते थे? तो क्या यह बात सच है कि जो कोई भी इल्यूमिनाटी को छेड़ने की हिम्मत या गुस्ताखी करता है उसका एक ही अंजाम है, मौत? इन सब सवालों के बीच एक और खुलासा यह भी हुआ था कि जैक्सन अपनी आखिरी सांस तक बहुत कर्ज में डूबे हुए थे और यह कर्ज इल्यूमिनाटी का ही था और इसीलिए जैक्सन ने खुद अपनी मौत का सीन क्रिएट किया, दुनिया को यह दिखाने के लिए कि वो मर चुके हैं, जबकि वो अभी एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर आज भी जिंदा हैं। वैसे इस बात से मशहूर पॉप ग्रुप द बीटल्स के बारे में भी एक अफवाह याद आती है कि लीड सिंगर पॉल मैकार्टनी की दरअसल 1960 में मौत हो चुकी थी, लेकिन इल्यूमिनाटी के साइंटिस्ट्स की टीम ने उन्हें क्लोन करके वापस जिंदा कर दिया। कई लोगों का यह भी मानना है कि माइकल जैक्सन अपने गानों ब्लैक और व्हाइट,
और दे डोंट रियली केयर अबाउट अस के जरिए इल्यूमिनाटी को डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं। उनके एक म्यूजिक वीडियो में एक कार पर 666 नंबर पेंट किया हुआ मिलता है जिसे बम से उड़ा दिया जाता है। 666 एक और जातिवादी और रंगवादी सोसाइटी क्लू क्लक्स क्लैन की निशानी थी, जो कि काले और भूरे लोगों पर अत्याचार और उन्हें गुलाम बनाए रखने में यकीन रखती थी। दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन माइकल जैक्सन की मौत हुई, उस दिन एक्ट्रेस सैरा फॉसेट और रॉक स्टार स्काई सैक्सन की भी मौत हुई, जो माइकल के विचारों से सहमत थे। जब हम उस डेट 6/25/2009 को ऐड करते हैं तो नंबर 6 आता है, और अगर फॉसेट और सैक्सन को इसमें जोड़ें तो 666 बनता है। तो क्या इसका यह मतलब बनता है कि इल्यूमिनाटी ने ही जैक्सन की सांसें रोक दी? जैक्सन की मौत इससे और भी आगे जाती है, क्योंकि कई लोग उनकी शहादत के वक्त उन्हें देखने गए। उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि उनका ताबूत खाली था और उसके पास कई ट्रायंगल्स रखे हुए थे, जो कि इल्यूमिनाटी का चिन्ह है। कई ऐसा भी मानते हैं कि उन्होंने अपने म्यूजिक के जरिए जितना भी कमाया, उससे वो आज साउथ अमेरिका के चिली देश में अपनी जिंदगी आराम से बसर कर रहे हैं। खैर, इल्यूमिनाटी को आज दुनिया को खुफिया तरीके से कंट्रोल करने वाले ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखा और समझा जाता है, जो वर्ल्ड अफेयर्स पर पूरी तरह से काबिज है, क्योंकि उसका मकसद दुनिया में फिलहाल फैले क्रिश्चियन ऑर्डर के बदले एक नास्तिक और साइंटिफिक समाजवादी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कायम करना है। आज की इस सोच की नींव सबसे पहले 1991 में इवेंजलिस्ट पैट रॉबर्टसन ने अपनी किताब द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में डाली, और अपनी काल्पनिक कहानियों में लेखक उम्बर्टो एको की 1988 में आई नॉवल फोकॉल्स पेंडुलम, और हाल ही में नॉवेलिस्ट डैन ब्राउन की मशहूर कहानी और हॉलीवुड के डायरेक्टर रॉन हावर्ड की उसकी फिल्म अडेप्टेशन 2009 की फिल्म एंजल्स एंड डीमंस में भी देखा गया, जहां एक तरफ कई सेलिब्रिटीज की साइन लैंग्वेज, जेस्चर्स, उनके गानों में इल्यूमिनाटी का जिक्र इस बात का सबूत माना गया है कि यह खुफिया गुट इंसान की जिंदगी के हर पहलू पर पर्दे के पीछे से नजर रखे हुए है। वहीं इस सोसाइटी का ऑफिशियल लोगो या चिन्ह इसकी ताकत, मंशा, ऑपरेशंस और कनेक्शंस को साफ साफ दर्शाता है। इसे द आई ऑफ प्रोविडेंस भी कहते हैं। क्या है कहानी इल्यूमिनाटी के लोगो की? कैसे बना इल्यूमिनाटी का लोगो? क्योंकि इल्यूमिनाटी के लोगो में एक आई प्रॉम्प्ट का यूज किया गया है। क्या है कहानी ट्रायंगल में बनी आंख वाले लोगों की? जानेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। एक ट्रायंगल के पीछे से आपकी आंखों में आंखें डालकर ऐसे ताकती है जैसे कि आपकी जिंदगी के हर एक पहलू पर वो नजर गड़ाए है। कहने को तो ये एक बहुत ही सिंपल सा पोर्ट्रेयल है, जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी के नोट में भी हमें दिखता है। लेकिन इस सिंपल से लोगों का दुनिया भर में इतना खौफ कैसे फैल गया? क्या राज है इल्यूमिनाटी के इस मिस्टीरियस लोगो का, जिसे द आई ऑफ प्रोविडेंस के नाम से भी जानते हैं? क्या है कहानी इस लोगो की? चलिए जानते हैं। जब से इंसान ने होश संभाला है, कई कबीलों, गुटों और सरकारों ने अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए इंसिग्निया यानी कि खास चिन्हों का इस्तेमाल किया है, जैसे कि सल्तनत का झंडा, बदन पर टैटूज या और भी बहुत कुछ। लेकिन शायद ही कोई दूसरा ऐसा लोगो होगा जिसने 20वीं सदी में इतनी क्यूरियोसिटी जनरेट करने के साथ साथ इल्यूमिनाटी के बारे में कई अफवाहें, शक और स्कैंडल्स को जन्म दिया हो। द आई ऑफ प्रोविडेंस फ्री मेसनरी के साथ जोड़ा तो जाता ही है, लेकिन उसे खास तौर पर इल्यूमिनाटी की पहचान माना गया है। एक ऐसा सीक्रेट एलीट ग्रुप जो अंधेरों में रहकर दुनिया की तकदीर लिखता है।
द आई ऑफ प्रोविडेंस कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स के लिए एक मौका था पर्दे के पीछे चल रहे ग्लोबल चेंजेस को पब्लिक डोमेन्स में डिस्कस करने का। इस लोगों को समझने का एक पर्सपेक्टिव यह भी सामने आया है कि यह एक तरीका है खुली भीड़ में छिपने का। लेकिन कौन हैं वो लोग जो भीड़ में छिपकर इतनी ताकत रखते हैं? जाहिर है कि वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली कनेक्टेड चंद ताकतवर लोग हैं जो बिना सामने आए अपने काम को बहुत शातिर तरीके से अंजाम देते हैं। मगर इंटरनेट के जमाने में अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट्स ही रखना मुश्किल हो जाता है। इंटरनेट के आते ही ये बातें होने लगी कि एक ऐसा टॉप सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करना चाहता है और जिसका हिस्सा दुनिया के कई लीडर्स, इन्फ्लुएंशियल थिंक टैंक्स, डेवलप्ड देशों की सरकारें, सेलिब्रिटीज और बिजनेस की दुनिया के रईस और ताकतवर लोग हैं। दिलचस्प बात यह है कि यही तस्वीर हमें यूएस के करेंसी नोट्स में भी दिखती है। तो क्या इल्यूमिनाटी इतना इन्फ्लुएंशियल है कि वो अमेरिका जैसे देश की सरकार और इकोनॉमी दोनों को कंट्रोल करता है? इस तरह के कई पोस्ट्स, सवाल और शक इंटरनेट पर हजारों लोगों ने जाहिर किए हैं। मगर अभी भी सवाल यह है कि क्या इल्यूमिनाटी वाकई एक एलीट, ऑल पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल सीक्रेट सोसाइटी है? अगर दुनिया भर में सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और बिजनेस वर्ल्ड के फेमस लोगों को देखें तो कई बार उन्हें शक के दायरे में लाकर खड़ा किया जाता है। क्या ताल्लुक है सेलिब्रिटीज का इस सीक्रेट सोसाइटी के साथ? इसके जवाब में ब्रिटिश मीडिया चैनल बीबीसी की एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि द आई ऑफ प्रोविडेंस दरअसल एक क्रिश्चियन सिंबल था जो कि 16वीं सदी में भगवान को दर्शाने का एक आर्टिस्टिक तरीका था। इस पर 18वीं सदी आते आते कई नजरिए और शक पैदा होने लगे। लेकिन इस तस्वीर का सबसे मशहूर वर्जन 1975 में सामने आया जब इसे द आई इन द पिरामिड नाम के पब्लिकेशन में एक मेसोनिक सिंबल की तरह दिखाया गया। ऐसा माना जाता है कि जहां एक और वेटिकन ने इस तस्वीर का इस्तेमाल पूरी तरह से छोड़ दिया, वहीं आज भी यह कैथोलिक चर्चेज में देखा जा सकता है। एक तरफ यह देखा और समझा जाए तो द आई ऑफ प्रोविडेंस का यूएस डॉलर के नोट पर होना अजीब सा लगता है। एक आंख है जिसका कोई शरीर नहीं है। तो क्या इसका यह मतलब है कि इसकी पहुंच कहीं तक भी जा सकती है? क्या यह कोई बिग ब्रदर है या कोई कल्ट जो आपकी हरकतों पर 24 घंटे नजर रखे है? वैसे पॉप कल्चर में जिम कैरी की एक बहुत मशहूर हॉलीवुड की फिल्म द ट्रूमन शो की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक आम आदमी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बसर तब तक करता है जब तक उसे सिस्टम में एक क्रैक नजर आ जाता है। उसके बाद उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसे यह पता चलता है कि उसके सबसे जिगरी दोस्त और यहां तक कि उसकी अपनी बीवी भी एक ऑल कंट्रोलिंग सिस्टम के तहत महज अपने रोल्स प्ले कर रहे हैं। वो बचपन से अब तक एक रियलिटी शो का हिस्सा था और उसकी हर एक हंसी, अचीवमेंट, लॉस, रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, दोस्तियां, सब पर 24 घंटे 365 दिन नजर रखी जा रही थी। ये सोचकर सवाल जरूर उठता है कि क्या ऐसी फिल्म्स, आर्टिकल्स और पॉप कल्चर का इशारा ऐसे ही किसी ऑल कंट्रोलिंग सिस्टम की ओर है? इन बातों को हवा कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स से मिलती है जो असल में हमारी पूरी दुनिया को चलाने के लिए गिने जाते हैं। जैसे जनवरी 20, 2021 यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की फॉर्मल प्रेसिडेंशियल ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, जहां दुनिया भर के कैमरास पर यह देखा जाता है कि उन्होंने ऑफिशियल स्वेरिंग इन के दौरान फॉर्मली इस्तेमाल की जाने वाली कैथोलिक बाइबल की जगह अपनी पर्सनल फैमिली बाइबल पर हाथ रखकर देश के प्रति सेवा की कसम खाई। उनके इस फैसले ने सोशल मीडिया पर अफवाहों और शक को फैला दिया।
दुनिया भर में लोग ये पूछने लगे कि कहीं बाइडेन का ताल्लुक मेसोनिक ऑर्डर या इल्यूमिनाटी से तो नहीं। इन अफवाहों और शकों का कारण यह भी था कि ये बाइबल दरअसल बाइडेन के खानदान में 19वीं सदी से ही अपनाई जा रही थी, जिसे डुए राइम्स एडिशन के नाम से भी जाना जाता है। ये एडिशन अंग्रेजी बोलने वाले रोमन कैथोलिक्स अपनाते हैं और इसी कारण बाइडेन के इल्यूमिनाटी के साथ ताल्लुक रखने की बातें फैलने लगी। इस एडिशन के कुछ वर्जन्स की सबसे खास बात है द आई ऑफ प्रोविडेंस, एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसा लोगो जिसे देखकर कई लोगों के मन में इल्यूमिनाटी को लेकर शक पैदा होता है। जैसे कि इस तस्वीर में एक आंख को एक त्रिकोण या ट्रायंगल के बीचों बीच ऐसे दर्शाया गया है जैसे कि वो पूरी दुनिया पर अपनी नजर गड़ाए हो। इस तस्वीर को कई सदियों से मेसोनिक ऑर्डर और इल्यूमिनाटी का लोगो माना गया है। जैसा कि हम थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि द आई ऑफ प्रोविडेंस एक क्रिश्चियन सिंबल हुआ करता था जिसका इस्तेमाल वेटिकन ने भी किया। यूरोप के रेनेसां के दौरान इसे परमात्मा को दर्शाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल पोंटोर्मो की 1525 की सपर एट एमाउस पेंटिंग, जिसमें इस सिंबल को दर्शाया गया, लेकिन बाद में 1600 में इस पर भी पेंटिंग के सहारे इसे छिपा दिया गया। लेकिन क्यों? एक और दिलचस्प सोर्स 1593 के द आइकोनोलॉजिया से पता चलता है कि द आई ऑफ प्रोविडेंस परमात्मा के तेज, उनके हर जगह होने और उनकी अपार शक्ति को दर्शाने के लिए बनाया गया था। इसका अर्थ स्पष्ट है कि कई देशों, सरकारों और गुटों ने इसे एक पॉलिटिकल टूल की तरह भी इस्तेमाल किया ताकि वो धर्म के नाम पर लोगों पर नियंत्रण कायम कर सके। इसमें खास बात यह है कि जहां एक ओर ये लोगो ईश्वर की दया और आशीर्वाद को दर्शाने के लिए बना, वहीं इसे डर का औजार भी बना दिया गया। ये किसी को नहीं पता कि आखिर द आई ऑफ प्रोविडेंस बनाया किसने, लेकिन जिस किसी का भी ये आइडिया था, उसने पहले से ही चलते आ रहे कई धार्मिक एस्पेक्ट्स को लेकर इसे बनाया। जैसे कि ट्रायंगल या त्रिकोण का इस्तेमाल क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी ऑफ फादर एंड होली स्पिरिट को दर्शाने के लिए किया जाता रहा है। कुछ 100 साल पहले तक तो परमात्मा को भी इसी त्रिकोण के अंदर ही दर्शाया जाता था। पीछे से आती तेज किरणें परमात्मा के तेज, ज्ञान और शक्ति के सिंबल्स हुआ करते थे। तो फिर द आई ऑफ प्रोविडेंस में तो सिर्फ एक आंख ही है जिसका कोई जिस्म नहीं, कोई वजूद ही नहीं। परमात्मा को तो पहले कई और तरह से दर्शाया जा चुका है, जैसे कि वो बादलों पर सवार धरती की ओर आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ऑल सीइंग आई के जरिए नहीं। कई लोगों का मानना है कि इस तरह का डिपिक्शन देखने वाले पर एक साइकोलॉजिकल असर छोड़ जाता है। कोई ऐसा है जो आपसे ज्यादा ताकत रखता है और आपकी जिंदगी के फैसले कर रहा है। ऐसा प्रकृति में भी देखा गया है, जहां एवोल्यूशन के द्वारा कई जानवरों के बदन पर स्पॉट्स आ जाते हैं जो कि बाकी जानवरों के लिए खतरे या डर का संकेत बन जाते हैं। इंटरेस्टिंगली, सरियलिस्ट फोटोग्राफर मैन रे कहते हैं कि द आई ऑफ प्रोविडेंस दरअसल उतना ही देखता है जितना कि वो हमें खुद दिखता है। कॉन्स्पिरेसी थियरीज से परे इस सिंबल या लोगो के पीछे गहरी हिस्ट्री है जो हमें दुनिया के सबसे पहले रिलीजन तक ले जाती है। ईसा से 300 साल पहले सुमेरी नाम के एक गुट ने अपनी परमात्माओं को बड़ी बड़ी आंखों के साथ दर्शाना शुरू कर दिया। शायद इसकी मंशा लोगों में श्रद्धा बढ़ाना या फिर ऊपर वाले का डर पैदा करना था। रीजन कोई भी हो, सुमेरियों ने अपने त्योहारों के दौरान भी अपनी मूर्तियों की आंखें बड़ी बनाना और उन्हें खुलते और बंद होते हुए दर्शाने की प्रथा शुरू की। लेकिन इस ट्रेडिशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें इजिप्ट में मिलता है, जहां फैरो यानी कि सुल्तान भगवान बराबर माना जाता था और उसकी पूजा की जाती थी। हर एक फैरो को बड़ी बड़ी आंखों के साथ दर्शाया जाता था।
यहां तक कि उनके भगवानों को भी इसी प्रकार भयानक आंखों से दर्शाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, इजिप्शियन माइथोलॉजी के अनुसार होरस, जो एक चील के वेश में दर्शाया गया है, उसने अपनी आंख जंग में खो दी थी और थोथ की मदद से उसे आंखें वापस मिली और तब वो आफ्टर लाइफ में जा पाया। आज भी इजिप्ट में एक कब्र पर होरस की आंखें पेंट की गई हैं, जिसे द आई ऑफ होरस के नाम से भी जाना जाता है। इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात है इसमें मेटाफिजिकल पावर और ताकत की नुमाइश। इस कहानी का लोगों पर असर यह हुआ कि होरस की आंख को लोग एक प्रोटेक्टिव सिंबल मानने लगे, जो कि कोई भी अपनी जेब में आसानी से ले आ सकता था। इससे उसे सुरक्षित और सही सलामत रहने का एहसास होता था। तो क्या द आई ऑफ प्रोविडेंस भी इसी तरह का कोई मॉडर्न सिंबलिज्म है? इजिप्ट के पूर्व यूरोप में भी आंखों का इस्तेमाल खतरे की निशानी और दुश्मनों के लिए एक चेतावनी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। हमने अपने भारत में ही कई घरों की दीवारों पर डरावने राक्षसों के चेहरे देखे होंगे, जो अक्सर लाल होते हैं, लेकिन सबसे स्पेशल होती हैं उनकी आंखें, जिनमें गुस्से, ताकत और माया को दर्शाने की कोशिश होती है, शायद नजर उतारने के लिए। द आई ऑफ प्रोविडेंस एक ऐसा सिंबल या लोगो है जिसका हर कोई अपना अपना अर्थ निकाल सकता है। जहां इसे हर तरीके से इंटरप्रेट किया गया है, लाजमी है कि इसे लेकर गलत फहमियों के भी बहुत शिकार हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोस्ट रेवोल्यूशनरी फ्रांस में जॉन-जैक्स फ्रांसोआ ला बार्बियर का 1789 का द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन में सबसे पहले द आई ऑफ प्रोविडेंस को ही डिस्कस किया गया है, जहां इसे आवाम पर एक चील की नजर करार दिया गया। वहीं 1794 में ब्रिटेन के जेरेमी बेंथम ने आर्किटेक्ट विली रेवली से एक ऐसा डिजाइन बनाने के लिए कहा जो कि एक नई जेल को रिप्रेजेंट कर सके, जहां हर एक कमरे की लगातार जांच पड़ताल हो सके। दिलचस्पी से जो डिजाइन्स रेवली ने पेश किए, उनमें द आई ऑफ प्रोविडेंस भी शामिल था, जो कानून के 3 स्तंभों दया, इंसाफ और निगरानी को दर्शाने के लिए किया गया। इसके कुछ साल पहले ही 1782 में द ग्रेट सील ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पेश किया गया। थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड जॉन एडम्स ने इसे डिजाइन के लिए कई इनपुट्स दिए, लेकिन चार्ल्स थॉमसन, जो कि सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्टिनेंटल कांग्रेस थे, उन्होंने द पिरामिड एंड आई ऑफ प्रोविडेंस का आइडिया पेश किया, जो कि ताकत और सत्ता को दर्शाते हैं। तो इस इतिहास और दिलचस्प वाक्यों में इल्यूमिनाटी कहां फिट बैठता है? 1776 में बवेरिया में जन्मा और 1787 में इसके बंद हो जाने की अफवाहें अब भुला दी जा चुकी हैं। यह बात स्पष्ट है कि यह सीक्रेट ग्रुप आज भी अपने कई कारनामों और कंट्रोवर्सी से अपने होने का एहसास दिलाता रहता है। खैर, इन सब बातों को समझने के बाद कि दुनिया भर के ताकतवर, मशहूर और चेंज मेकर्स का इस सिंबोलिज्म का इस्तेमाल इस बात का सबूत नहीं है कि इल्यूमिनाटी आज भी एक्शन में है। अगर है तो इसने किन खास इवेंट्स को अंजाम दिया है, या फिर इल्यूमिनाटी के नाम पर सरकार गुनाहों पर पर्दा डाले रखने की कोशिश करती है? इंसान की फितरत है छोटी छोटी बात को अलग अलग नजरिए से अपने मतलब निकालकर उसे बढ़ा चढ़ाकर दर्शाना। किसी के बात करने के अंदाज से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक सभी को इंटरप्रेट और मिस इंटरप्रेट किया जाता है, और बड़े स्टेज के सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस भी इसके असर से दूर नहीं। अफवाहों को भी फैलते देर नहीं लगती, लेकिन जैसा कि अंग्रेजों में एक मशहूर कहावत है, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, यानी बिना आग के धुआं नहीं हो सकता। वैसे ही दुनिया भर में कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स, एनालिस्ट्स और एक्सपर्ट्स की नजर इल्यूमिनाटी की सच्चाई को
लोगों के साथ बांटने की कोशिशें कई सालों से जारी रही हैं। और हो भी क्यों ना, ऐसे कई स्कैंडल्स, कंट्रोवर्सीज और ग्लोबल इवेंट्स हुए हैं जो देखने और सुनने वालों को यह सोचने पर विवश कर देते हैं कि जरूर उन हादसों के पीछे और बहुत कुछ है। पर्दे के पीछे कोई और भी मौजूद है जो एक कठपुतली के खेल की तरह इन इंसिडेंट्स को अंजाम दे रहा है। इसके बाद साल दर साल हर दशक में इल्यूमिनाटी को ऐसे कई हिस्टोरिकल, सोशल और पॉलिटिकल इवेंट्स से जोड़ा गया जिनका दुनिया पर काफी गहरा असर पड़ा है। और दिलचस्पी से ज्यादातर वाकये अमेरिका में ही देखे गए, जैसे वाटरगेट स्कैंडल, प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या, हॉलीवुड के मशहूर एक्टर पॉल वॉकर की अचानक एक कार एक्सीडेंट में मौत, और इनके अलावा कई और सस्पेंसफुल हैपनिंग्स। गौर से परखने पर एक्सपर्ट्स अपने शक की सुई सीधे सीधे इल्यूमिनाटी पर ही खींचते हैं। क्या ये इंसिडेंट्स इस पावरफुल सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की एक नई दुनिया बनाने की मुहिम है? चलिए जानते हैं। साल 1972 कुछ नकाबपोश चोर रात के अंधेरे में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में स्थित वाटरगेट कॉम्प्लेक्स नाम की गवर्नमेंट बिल्डिंग में घुसते हैं। यह बिल्डिंग दरअसल डेमोक्रेटिक नेशनल कमिटी का हेडक्वार्टर्स था। जब इस वाकये का खुलासा हुआ तो खुद यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन को अपनी रेपुटेशन, पॉलिटिकल करियर और प्रेसिडेंसी से हाथ धोना पड़ गया। खबर फैली कि वो चोरों का गुट किसी सीक्रेट ग्रुप के ऑर्डर्स पर कुछ बहुत ही अहम और खुफिया कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स चुराने बिल्डिंग में दाखिल हुआ, जो कि अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल पॉलिसी से ताल्लुक रखते थे। इस स्कैंडल की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि अदालत में पेश होने के बजाय प्रेसिडेंट निक्सन ने यूएस प्रेसिडेंसी से इस्तीफा देना बेहतर समझा। पर क्यों? क्या देश की आन से ज्यादा उन्हें इस सीक्रेट ग्रुप का डर था? कौन थे ये लोग जिन्होंने ये पेपर्स गायब करने के लिए हिम्मत की? कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स का मानना है कि सदियों से हर एक यूएस प्रेसिडेंट इल्यूमिनाटी के अधीन रहा है। तो क्या निक्सन भी इसी दबाव के चलते इस स्कैंडल का हिस्सा थे? इन सवालों के जवाब लोगों को तब मिले जब इन्वेस्टिगेशन से आखिरकार जाहिर हो गया कि वाटरगेट महज एक पॉलिटिकल स्कैंडल ही था, ना कि कोई बहुत बड़ी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कायम करने वाली कोई कॉन्स्पिरेसी। तो इसका मतलब यह हो सकता है कि निक्सन ने जानबूझकर लोगों के बीच इस इंसिडेंट में इल्यूमिनाटी के होने की बात फैलाई हो, ताकि उनके पॉलिटिकल इरादों में लोगों की नजर अड़चन ना बने। मगर यह पहली बार नहीं था जब इल्यूमिनाटी को कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बनाया गया हो। ऐसा कई बार हुआ है। जैसे अगर हम दूसरे इंसिडेंट के बारे में बात करें तो साल 1815 में हुआ बैटल ऑफ वाटरलू यूरोप और दुनिया के इतिहास को बदलने वाला हादसा था। नेपोलियन बोनापार्ट पूरे यूरोप पर राज करने पर आमादा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जीत पक्की है। नेपोलियन के लगभग 70,000 और कोलिशन के कुछ 1,20,000 फौजी जंग के मैदान में भिड़ गए और एक खूनी खेल शुरू हो गया। जंग का नतीजा यह निकला कि नेपोलियन को बुरी हार का सामना करना पड़ा और पैक्स ब्रिटानिका नाम से चला शांति का दौर यूरोप में आया। वाटरलू के बारे में खास बात यह है कि कई लोग ये मानते हैं कि नेपोलियन की हार के पीछे भी इल्यूमिनाटी का ही हाथ था, जिन्होंने उसकी फौज के कई ऑफिसर्स को रिश्वत देकर खरीद लिया था। जहां नेपोलियन का यह मानना था कि वाटरलू में फतह कभी आसान नहीं होगी, वहीं उसकी नाक के नीचे उसी के जनरल्स खुफिया तौर पर दल बदल रहे थे और देखते ही देखते यूरोप की किस्मत ही बदल गई। मगर यहां एक बात पर ध्यान देना जरूरी है कि थियरिस्ट्स ने वाटरलू की जंग को भी इल्यूमिनाटी से जोड़ने में कसर नहीं छोड़ी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हॉलीवुड फिल्मों के जरिए लोगों को कई मंजर दिखते हैं। हीरो के हैरत अंगेज कारनामे, दिल को छू जाने वाली फीलिंग्स और इमोशंस, और इन कहानियों के हीरो सुपरस्टार्स बन जाते हैं। पॉल वॉकर भी अपनी एक्शन फिल्म्स के जरिए एक ग्लोबल सुपरस्टार बन गए।
लेकिन 30 नवंबर 2013 को एक जानलेवा कार एक्सीडेंट में अचानक उनकी मौत होने से दुनिया भर में फैले उनके फैंस को सदमा तो लगा ही, उसके साथ ही उनकी मौत को एक्सीडेंट के बजाय एक सोची समझी साजिश भी करार दे दिया गया। इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है कि वॉकर को इल्यूमिनाटी के मेंबर्स ने ही एक ड्रोन स्ट्राइक से मार डाला, क्योंकि उनके हाथ इस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ टॉप सीक्रेट खबरें लग गई थीं। हो सकता है कि अपनी फिल्मों की तरह ही उनकी मौत को भी किसी स्टंट की तरह ही दर्शाने की कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स की ये प्लानिंग थी, जो सच्चाई से ज्यादा एक कहानी ही लगती है। थियरिस्ट्स की माने तो फ्रेंच रेवोल्यूशन भी इल्यूमिनाटी की ही एक सोची समझी साजिश है। ऐसा माना जाता है कि इल्यूमिनाटी का फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के साथ गहरा ताल्लुक था। यह मुहिम साल 1789 से 1799 यानी 10 साल तक चली, जिसके दौरान किंग लुईस 16 की मौत हुई, पुरानी सत्ता का तख्ता पलट हुआ और एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को भी बनाया गया। इन सब का पूरा क्रेडिट इल्यूमिनाटी को ही दिया गया। जेसुइट पादरी ऑगस्टिन बेरुएल ने इल्यूमिनाटी पर सीधे सीधे आरोप लगाया और अपनी किताब मेमोइर्स इलस्ट्रेटिंग द हिस्ट्री ऑफ जेकबिनिज्म में इसका खुलकर खुलासा भी किया। खैर, वक्त वक्त पर कई बार थियरिस्ट्स सच के ऊपर पर्दा इल्यूमिनाटी के नाम से डालने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे ये बात सच है कि इंसान ने चांद पर दशकों पहले ही कदम रख लिया था, लेकिन कई लोगों का यह भी मानना है कि यह मून लैंडिंग दरअसल फेक यानी कि ढकोसला था। रशिया के स्पेस में स्पुतनिक को लॉन्च करने के साथ अमेरिका की आंखें अचानक खुलीं और स्पेस रेस की शुरुआत हो गई। वक्त की कमी के चलते ऐसा कहा जाता है इल्यूमिनाटी ने हॉलीवुड डायरेक्टर स्टैनली कुब्रिक की मदद से इस मून लैंडिंग को एक सेट पर फिल्माया, जो कि नकली था। पर अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो इंसान का चांद पर कदम रखना उसके इतिहास की तब तक की सबसे बड़ी सफलता थी, जो कि नकली नहीं हो सकती थी। टेलीविजन और लाइव न्यूज ब्रॉडकास्टिंग के दौर में करोड़ों लोगों ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर कदम रखते हुए देखा। जहां कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स इसे झुठलाने की कोशिश में लगे थे, वहीं लाइव टेलीकास्ट ने उन्हें ही झुठला दिया। आज जहां चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच चुका है, इस बात पर हंसी आना अनिवार्य है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स को तो महज एक बहाना ही चाहिए। अफवाहें पनपती हैं और भुला दी जाती हैं, लेकिन कई ऐसी भी होती हैं जो लोगों में डर पैदा करने के लिए या किसी खास मकसद के लिए इजाद की जाती हैं। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि इन मिथ्स को बस्ट कर दिया जाए, फिर चाहे इनके बारे में खुलेआम बात करने का अंजाम अपनी जिंदगी दांव पर लगाना ही क्यों ना हो। सितंबर 11, 2001 इंसानी तारीख का एक ऐसा काला दिन जब टेररिस्ट ग्रुप अल कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन के हुक्म से सुबह सुबह न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स और पेंटागन की बिल्डिंग में 3 कमर्शियल एयरप्लेन्स आ घुसते हैं और पलक झपकते ही 4000 लोगों की मौत हो जाती है, जो न सिर्फ अमेरिका के बल्कि दुनिया के लगभग हर देश के नागरिक थे। यह इतिहास में तब तक का हुआ सबसे बुरा टेररिस्ट अटैक था। लेकिन इस खूनी वाकये के तारों को भी थियरिस्ट्स इल्यूमिनाटी के साथ जोड़ने से चूके नहीं। अटैक के दूसरे दिन से ही इंटरनेट पर कॉन्स्पिरेसी थियरीज का जैसे तांता सा लग गया, जिनमें ज्यादातर शक इस बात पर डाला गया कि खुद ओसामा बिन लादेन ही इल्यूमिनाटी का एक मेंबर था। उसका एक अरबपति परिवार से ताल्लुक रखना, आसानी से टेररिस्ट्स को अमेरिका भेजकर उन्हें कमर्शियल पायलट्स की ट्रेनिंग दिलवाना और 3 कमर्शियल प्लेन्स का इतनी आसानी से हाईजैक कर पाना, लोगों को आसानी से विश्वास नहीं हो रहा था। अफवाहें फैलने लगीं कि बिना ऊंची पहुंच, खुफिया प्लानिंग और सोची समझी साजिश के किसी का भी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को घुटने पर ले आना मुमकिन नहीं था, और यह काम सिर्फ इल्यूमिनाटी ही अपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मंसूबों को पूरा करने के लिए कर सकती थी।
लेकिन कई साल की रिसर्च और कोवर्ट इन्वेस्टिगेशन से यह साफ हो गया कि इल्यूमिनाटी या उस जैसे किसी भी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का इस आतंकवादी हमले के साथ कोई लेना देना नहीं था। थियरिस्ट्स को अपनी इनसेंसिटिविटी के लिए ऑनलाइन क्रिटिसिज्म का काफी सामना भी करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक बर्बर खूनी हमले को एक सेंसेशनलिस्ट पब्लिसिटी के लिए आजमाना चाहा। इस लेवल पर हुआ खून खराबा, स्कैंडल्स और किसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से कहीं ज्यादा सीरियस और बड़ा इशू था। इन सब एग्जाम्पल्स को महज थियरीज नहीं कहा जा सकता। ये मिथ्स हैं जो कि इल्यूमिनाटी की सच्चाई के साथ ही जन्मे हैं। हजारों सालों से दुनिया में धर्मों के बीच चल रही सत्ता के लिए खींचमार इन अफवाहों को और तूल देती रहीं। और क्यों नहीं, जबकि इल्यूमिनाटी को बनाया ही पुरानी सोच को एक नए रास्ते यानी वर्ल्ड ऑर्डर के साथ बदलना था। वहीं इल्यूमिनाटी पर रेसिस्ट होने का भी इल्जाम लग चुका है। ऐसा कहा जाता है कि सिंगर व्हिटनी ह्यूस्टन को उनके बाथ टब में ही डुबोकर मार डाला गया, वो भी हॉलीवुड के कई नामी गिरामी लोगों के सामने जो उसकी रूह को कैद करना चाहते थे। यह मजाक नहीं है तो और क्या हो सकता है। लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो यह पता चलता है कि एक नजरिए से यह बात अमेरिका में सदियों से चले आ रहे रंग भेद या रेसिज्म के विरुद्ध आग लगाने के लिए फैलाई गई अफवाह ही थी, जिसमें सच तो दूर व्हिटनी की लेगेसी, पॉपुलैरिटी और मौत के साथ खिलवाड़ ज्यादा था। ठीक इसी तरह जब हम प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन और माइकल जैक्सन को लेकर फैली कई बातों और स्कैंडल्स के पीछे के प्रूवन फैक्ट्स को परख कर समझते हैं, तो पता चलता है कि ये महज अफवाहों के अलावा कुछ नहीं जो इन दोनों आइकॉन्स की लेगेसीज को गलत पेश करती हैं। ये बात आज सिद्ध हो चुकी है कि कैनेडी की हत्या उनकी पॉलिटिकल पॉलिसीज को लेकर मतभेदों की वजह से की गई थी और माइकल जैक्सन की मौत प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के ओवरडोज से हुई थी। पर वो कहते हैं ना, हर एक्शन का एक ना एक रिएक्शन जरूर होता है। ऐसे ही 9/11 के ठीक बाद ही कई अफवाहों ने एक ऑल पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की ओर इशारा करना शुरू किया, जो बर्बर है और जिसके खूनी मंसूबे अब साफ हैं। इंटरनेट पर डेडिकेटेड चैट रूम्स बनने लगे जो 24 घंटे लोगों और इवेंट्स पर नजर रखने लगे, और कईयों का यह भी कहना था कि इल्यूमिनाटी के ग्रैंड मास्टर्स आपस में कोड्स के जरिए मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं, जो कि बच्चों के कार्टून्स में भी नजर आते हैं। दूसरी तरफ इल्यूमिनाटी का कंट्रोवर्सी के साथ हमेशा से आग और धुएं का रिश्ता रहा है। एक दूसरे के बिना इन दोनों का कोई वजूद ही नहीं है। इल्यूमिनाटी एक खुफिया सोसाइटी है, ठीक उसी तरह जैसे फ्रीमेसन्स और प्रायरी ऑफ सायन भी हैं। कभी धर्म के नाम पर तो कभी सत्ता, ताकत और फायदे के नाम पर, कभी पॉलिटिक्स तो कभी प्रोग्रेस का आसरा लेकर कहीं इल्यूमिनाटी भी पर्दे के पीछे से वाकई कोई खेल तो नहीं खेल रही है, या फिर इल्यूमिनाटी की तरह और भी सीक्रेट सोसाइटीज का इनमें कोई हाथ है। ये सब जानने के लिए हमें और भी सीक्रेट सोसाइटीज को अच्छी तरह से जानना होगा, जिनके बारे में आपको मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताने वाला हूं। इल्यूमिनाटी की तरह ही इतिहास में हमें और सीक्रेट सोसाइटीज के होने और उनके ऑपरेशंस के सबूत मिलते हैं। इसके सबूत भी हमें कई किताबों और आर्टिकल्स के जरिए देखने को मिल जाते हैं। इनमें अगर बात करें तो द डाविंची कोड नाम की एक किताब है, जिसमें प्रायरी ऑफ सायन नाम के ग्रुप का साफ उल्लेख मिलता है, जो कि साल 1099 ईस्वी में बनाया गया। इस एलीट ग्रुप के मेंबर्स में आइजैक न्यूटन, विक्टर ह्यूगो और लियोनार्डो दा विंची जैसे महारथी शामिल हैं। द डाविंची कोड के अनुसार प्रायोरिटी ऑफ सायन का अहम मकसद इस सच्चाई का खुलासा करना था कि जीसस क्राइस्ट मैरी मैग्डलीन से शादी कर चुके थे और उनके साथ बच्चे भी थे। फिर इन बच्चों ने फ्रेंच राजाओं के मेरोविंजियन वंश के साथ शादी की और ये होली ब्लड लाइन आज तक बरकरार है।
इस किताब में प्रायरी ऑफ सायन के शुरुआती दौर में नाइट्स टेम्पलर नाम के मिलिट्री गुट के मैग्डलीन के अवशेषों को छिपाने, उनके बलिदानों और चर्च के उन पर किए अत्याचारों की कहानियां सबूतों के साथ पेश की गई हैं। जहां एक तरफ इस किताब और इस पर बनी हॉलीवुड की फिल्म में जो दावे किए गए हैं उन्हें हिस्टोरियंस और एक्सपर्ट्स ने जालसाजी करार दिया है, वहीं कई ये भी मानते हैं कि होली ब्लड लाइन को हिफाजत से रखने वाले आज भी इस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स हैं। कई लोग ये कहते हैं कि जीसस ने मैरी मैग्डलीन या किसी और से शादी नहीं की थी और उनके मैग्डलीन या किसी और के साथ बच्चे नहीं थे। शुरुआत से ही चर्च इस बात को छिपाने का प्रयास नहीं कर रहा था, क्योंकि दरअसल इसमें छिपाने की कोई बात ही नहीं थी। ये प्रायरी ऑफ सायन के साथ जुड़ी एक कंट्रोवर्सी ही थी, जिसे लेखक डैन ब्राउन के साथ ही और लोगों ने जीसस के वर्जिन बर्थ पर सवाल उठाने के लिए इजाद किया। समय के साथ क्योंकि ये कंट्रोवर्सी लोगों के धर्म, उनके विश्वास और उनके परमात्मा पर सवाल उठा रही थी, इस बात ने काफी तूल पकड़ा और इंटरनेट के साथ इसने कई चैट रूम्स, ऑल्टरनेट थिंक टैंक्स और फोरम्स को शुरू किया, जहां ट्रूथ वर्सेस लाइज की अनगिनत डिबेट्स छिड़ गईं। आज कोई भी ये साफ साफ नहीं बता सकता कि प्रायरी ऑफ सायन आखिर एक रियलिटी है या नहीं। खैर, प्रायरी ऑफ सायन इकलौती सीक्रेट सोसाइटी की लिस्ट में शामिल नहीं है, बल्कि सीक्रेट हैंडशेक से लेकर अपने अजीब कायदे कानून के कारण फ्रीमेसन्स को भी कई बार शक की नजर से देखा गया है। ये एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है जो शायद दुनिया का सबसे बड़ा खुफिया ग्रुप है। इसमें दुनिया भर के कुछ 60 लाख लोग मेंबर्स हैं, जिनमें से 2 लाख सिर्फ यूनाइटेड किंगडम में ही हैं। अपने शुरुआती दौर में कभी सिर्फ पुरुषों के लिए ही बने इस खुफिया ग्रुप में आज औरतें भी शामिल हैं। इस बात से ताज्जुब नहीं होता कि ज्यादातर फ्रीमेसन्स अपने मकसदों को खुलेआम डिस्कस नहीं करते, लेकिन इनमें सबसे आम चैरिटी वर्क है, जिनकी मदद से पिछले साल ही 33 मिलियन पाउंड्स को गरीबों की मदद और उनकी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल में लाया गया। कहा जाता है कि इस सोसाइटी के रिचुअल्स टॉप सीक्रेट हैं और किसी को भी इन्हें किसी के साथ भी शेयर करने की इजाजत नहीं है। इनके किंग सोलोमन के साथ और कुछ हद तक धार्मिक अस्तित्वों के साथ ताल्लुक रखने की बातें भी कही गई हैं, लेकिन आमतौर पर एक नई प्रोग्रेसिव सोच को बढ़ावा देना इस ग्रुप का अहम मकसद बताया गया है। यूके में ही कुछ 4700 फीमेल फ्रीमेसन्स और 2 लाख मेल फ्रीमेसन्स हैं, जो लॉज नाम के मंदिर में रहते हैं। ये सदियों से चलती आ रही प्रथा के तहत है, जब पहले के कारीगर किसी चर्च या कैथेड्रल में मिलते थे। ये मंदिर पुराने इलाकों के नक्शों और सरहदों के हिसाब से बटे होते हैं। फ्रीमेसन्स का पहनावा अक्सर एप्रन्स होता है, जो पहले के कारीगर पहना करते थे, क्योंकि इसकी मेंबरशिप के फाइनल स्टेज में कड़ी पूछताछ की जाती है। इस स्टेज को 3rd डिग्री भी कहा जाता है। इस ऐतिहासिक सीक्रेट सोसाइटी के कुछ जाने माने मेंबर्स में सर विंस्टन चर्चिल, सर आर्थर कॉनन डॉयल, रुडयार्ड किपलिंग और ऑस्कर वाइल्ड रह चुके हैं। दोस्तों, ये तो बस सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में जानने की शुरुआत है। ऐसी कई और सोसाइटीज ने हमारी दुनिया पर कब्जा कर रखा है। आपको जानकर ताज्जुब हो सकता है कि अमेरिका की टॉप सीक्रेट सिक्योरिटी एजेंसी CIA के बनने के पीछे द ऑर्डर ऑफ स्कल एंड बोन्स नाम की सीक्रेट सोसाइटी के हाथ होने की अफवाहें हैं। यह गुट येल यूनिवर्सिटी में बना था और शुरुआती दौर में इसका नाम था ब्रदरहुड ऑफ डेथ, जो कि अमेरिका की सबसे पुरानी स्टूडेंट सीक्रेट सोसाइटीज में से एक थी। इसका जन्म साल 1832 में हुआ और मेंबरशिप सिर्फ चंद एलिट्स को ही मिलती थी। कहते हैं कि यह गुट आज भी फ्रीमेसन्स के ही रिचुअल्स को अपनाता है। इसके मेंबर हर थर्सडे और संडे को एक खुफिया स्थान पर मिलते हैं, जिसे टूम्ब कहते हैं। अमेरिका के दोनों प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज बुश जूनियर इस सोसाइटी के मेंबर्स थे। जहां एक कंट्रोवर्सी के चलते इस ग्रुप को CIA को बनाने के लिए अहम माना जाता है,
CIA ने अपने 2007 के एक बयान में यह साफ किया कि उनका इस सीक्रेट सोसाइटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कई ये मानते हैं कि यह सिर्फ स्कैंडल से बचने की एक चाल थी और इस सोसाइटी की कई नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज में भागीदारी है। इसके अलावा नेक्स्ट सीक्रेट सोसाइटी है कू क्लक्स क्लैन, जिसे आज इंसानियत के नाम पर धब्बा माना जाता है। इस सीक्रेट रेसिस्ट सोसाइटी ने अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान कन्फेडरेट आर्मी के जरिए ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन्स पर अत्याचार, उनकी हत्या, बलात्कार, शोषण और गुलामी शुरू कर दी। हालांकि यह प्रोहिबिशन के दौर में इनएक्टिव हो गई थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस सोसाइटी के रीएक्टिव होने की भी खबर आई थी और आज भी इसे कई रेसिस्ट और एंटी कलर ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसी प्रकार कई और सीक्रेट सोसाइटीज हैं जिन्हें कभी क्राइम तो कभी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसिंग, कभी असैसिनेशंस तो कभी इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। आज के डिजिटल इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे में कई ऐसे ऑनलाइन फोरम्स पर एक्सपर्ट्स इस बहस में छिड़े हुए हैं कि दुनिया में पैसे, सत्ता, वर्चस्व, फायदे और राज का खेल सरकारें इल्यूमिनाटी जैसी सीक्रेट सोसाइटीज के जरिए ही लोगों की जान दांव पर लगाकर खेलती आई हैं। एक बात स्पष्ट है, जैसे कि एक झूठ को 1000 बार दोहराने से झूठ सच हो जाता है, ठीक उसी प्रकार 1000 अफवाहों में एक सच तो होता ही है। इल्यूमिनाटी को लेकर कई सवाल आज भी बिना जवाब के इस दुनिया में बने हुए हैं, जैसे क्या इल्यूमिनाटी आज दुनिया पर राज कर रही है? अगर हां, तो इस सोसाइटी के मेंबर्स कौन हैं? आज के टाइम की जिंदगी के सक्सेसफुल अचीवर्स, बिलियनर्स, पावरफुल पॉलिटिशियंस, मीडिया मैग्नेट्स, देशों के प्रेसिडेंट्स या लीडर्स, क्या है इनका मकसद? क्या है इनकी मंशा? कैसा होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? क्या इन चेहरों पर से कभी नकाब उठेगा? कौन करेगा ऐसी हिम्मत? कुछ भी हो, इन जैसे कई सवालों, अफवाहों, अलग अलग नजरियों और सच्चाइयों का दरअसल नाता एक ऐसी बात से है जिसका उल्लेख आरंभ में हो चुका है, यानी मैनिपुलेशन। क्या इल्यूमिनाटी मुझे, आपको, हम सबको मैनिपुलेट कर रही है? ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। चाइना आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और दुनिया की फैक्ट्री है जहां हर किस्म की चीजें बनती हैं और दुनिया भर में बिकती हैं। चाइना एक बहुत ही केयरफुली कंट्रोल्ड देश है। कहते हैं कि दुनिया भर के सीसीटीवी कैमरास के मुकाबले चाइना में ज्यादा सर्वेलेंस कैमरास और टेक्नोलॉजी चप्पे चप्पे पर लगी हुई है। मकसद साफ है, लोगों पर कड़ी निगरानी और उनकी जिंदगी के हर एक पहलू की सरकार तक खबर पहुंचाना। कामयाबी के साथ साथ अक्सर इंसान के मन में डर भी बैठ जाता है। चाइना के इस डर को इल्यूमिनाटी के तरीकों से मिलाकर देखें तो ये दोनों काफी सिमिलर लगते हैं। इल्यूमिनाटी के निशान ज्यादातर अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों में पाए जाते हैं। ये वो देश हैं जो G8 का हिस्सा हैं, अमीर हैं और विकसित हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह कि ये सभी एक फ्री न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को बढ़ावा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रांस में धर्म लगभग बैन कर दिया गया है। किसी भी धार्मिक चिन्ह को पहनने से सख्त मनाही दी जा रही है। इल्यूमिनाटी को फ्रेंच रेवोल्यूशन लाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो क्या चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी की सरकारों को यकीनन एक सीक्रेट ऑल पावरफुल सोसाइटी चला रही है? शुरुआत में एक सवाल उठा था कि क्या कोई बता सकता है कि किसी देश की सरकार या सत्ता वोट देने वाले आम लोग दे रहे हैं या फिर उन्हें खास फैसले लेने के लिए उकसाया और मजबूर किया जा रहा है। इसी खेल को ही तो मैनिपुलेशन कहते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि दुनिया बंटी हुई है, कहीं धार्मिक लकीरों के कारण तो कहीं इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, रेसिज्म और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से।
लेकिन क्या ये फूट आपसी फायदे के लिए इल्यूमिनाटी जैसी सीक्रेट सोसाइटीज जानबूझकर लोगों में डाल रही हैं? फ्रीमेसन्स और प्रायरी ऑफ सायन की रिलीजन के खिलाफ मुहिम हो या इल्यूमिनाटी की एक नई दुनिया कायम करने की, इसमें कोई शक नहीं कि इन ऑर्गेनाइजेशंस ने दशकों से लोगों की सोच, उनके बिलीफ सिस्टम्स और जिंदगी जीने के ढंग में ऐसी तब्दीली लाई है कि ना चाहते हुए भी आज वो ठीक वही कर रहे हैं जो कि उनके आका चाहते हैं। दुनिया आज दिन ब दिन और श्रिंक होती जा रही है और प्रिवेसी वैसे भी आजकल कम हो गई है। आपके डिजिटल ट्रेसेस से लेकर आपकी गाड़ी के चालान तक सबकी खबर अथॉरिटीज को है। तो इन हालात में इल्यूमिनाटी जैसी सीक्रेट सोसाइटी का वक्त आने पर किसी भी आम इंसान की जिंदगी को कंट्रोल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक बात तो यह भी जाहिर है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में हमारी हर एक डिटेल का पता लगाना इल्यूमिनाटी के लिए बच्चों का खेल है। इल्यूमिनाटी कुछ भी कर सकती है। अमेरिका के प्रेसिडेंट्स तय कर सकती है, यूरोप की सत्ता पलट सकती है, हाई प्रोफाइल किडनैपिंग्स करवा सकती है और यहां तक कि पॉलिटिकल असैसिनेशंस तक करवाने की वो ताकत रखती है। क्या पता उनकी नजर अभी यहीं पर हो? क्या होगा अगर उनके मंसूबों को एक दिन किसी ने बेनकाब कर दिया तो? क्या होगा जब इल्यूमिनाटी की सच्चाई जग जाहिर हो जाएगी? जैसा कि मैंने भी आपको पहले बताया, मैं भी इल्यूमिनाटी के इस कड़वे सच को आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं और हो सकता है यही मेरा आखिरी दिन भी हो। इल्यूमिनाटी को अब तक खबर लग चुकी होगी कि उनकी ही सोसाइटी के सीक्रेट्स का कोई पर्दाफाश कर रहा है। लगता है शैतान यानी इल्यूमिनाटी मेरा दी एंड करने के लिए दरवाजे पर आ चुकी है। आप लोग कौन हैं? अंदर कैसे आए? हमें नहीं पहचाना? अभी जिसकी तुम बात कर रहे थे इतनी देर से, हम उसी सोसाइटी के मेंबर्स हैं। इल्यूमिनाटी, इल्यूमिनाटी। चलो, अब तुम्हारा इस दुनिया में रहने का टाइम पूरा हो चुका है। मतलब? अरे अरे ये मुझे क्या हो रहा है? चक्कर क्यों आ रहे हैं? चक्कर क्यों आ रहे हैं? ये लो, इस ग्लास में थोड़ा पानी है, पी लो, शायद सही हो जाओ। यानी 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 पानी में जहर था। जहर। लेकिन कब? शायद यहीं तक था मेरी जिंदगी का सफर। क्या सच में ये मेरा अंत है? अचानक कार्तिक सपने से उठता है जिसमें उसने अपना दी एंड देखा था। क्या ये सपना था? ये सब कुछ सपना था तो डोर पर कौन है अभी? हैं? कार्तिक दो लोगों को दरवाजे पर देखता है जो हूबहू वैसे ही कपड़े पहने हुए थे जैसा उसके सपने में अभी थोड़ी देर पहले आए थे। वो डर जाता है और उनसे पूछता है, आप कौन? हेलो सर, क्या आप मशहूर राइटर कार्तिक नारायण हैं जिन्होंने इल्यूमिनाटी पर बुक लिखी है? हमने एक्चुअली आपकी ये बुक पढ़ी, हमें बहुत अच्छी लगी। क्या आप इस पर हमारे लिए ऑटोग्राफ दे सकते हैं सर? कार्तिक राहत की सांस लेता है
और देखता है कि उसकी बुक इल्यूमिनाटी को हाथ में लेकर वो लोग खड़े हुए हैं और इसी बुक की ही कहानी वो इतनी देर से सपने में सोच रहा होता है और उसका डायरी लिखने से लेकर उन दो लोगों का उसके रूम में आना सब कुछ महज एक सपना होता है। वो फटाक से पेन लेकर रिलैक्स होकर ऑटोग्राफ देता है। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने जितना खुलासा इल्यूमिनाटी का इस बुक में कर दिया है, अगर ये सोसाइटी असल में हुई तो आप जिंदा रह पाएंगे? क्या मतलब? इतना कहते ही कार्तिक रुक जाता है और समझ जाता है कि ये दो लोग जो उससे उसकी इल्यूमिनाटी वाली बुक पर ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, ये दो लोग और कोई नहीं बल्कि इल्यूमिनाटी के ही मेंबर हैं।